स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खरा सौदा, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ जुड़ गए हैं अजय शर्मा। सीधा चलते हैं उनसे, समझते हैं कि ट्रेडर स्क्रीन कैसा नजर आ रहा है। गुड मॉर्निंग अजय, बताएं ट्रेडर स्क्रीन आज कैसा दिख रहा है? गुड मॉर्निंग मानसी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़बरदस्त चेंज इन सेंटिमेंट हो गया है। आप तो बहुत ज़्यादा अगर रिवर्सल हमने देखने में आया है कि एफआई फ्लोज चेंज होके सेल में आ गए, हमें लगा शायद चीज़ें बदल गई हैं, ग्लोबल क्यूज मिक्स्ड हो गए। एक डीआईएस हैं जो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े हुए हैं। एफएनओ का डेटा भी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोरी है, वहाँ भी सेलिंग हो रही है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी का जो आपने अभी देखा 10 पॉइंट इन द ग्रीन दिखा रहा है, वो एक्चुअली 70 पॉइंट रेड में था सुबह जब खुला, तो वहाँ से एक ज़बरदस्त रिवर्सल आया है। क्या वो आज सुबह का जो फ्लैट टू पॉजिटिव या माइल्ड नेगेटिव ओपनिंग बाय होगी, ये एक देखने की बात है। लेकिन मामला थोड़ा सा हिल गया है ग्लोबली भी। अगर आप देखें, यूएस यूक्रेन की वॉर इतनी ज़बरदस्त खिंच गई है, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हालांकि बाजार एक बार तो वापस आया था उस लेवल्स पे, प्री वॉर लेवल्स पे, लेकिन वापस से ग्लोबल कमेंट्री, चाहे वो क्रूड को लेकर हो, क्रूड भी 115 के पास वापस आ गया। तो मामला थोड़ा सा इस समय संगीन है। अगर आप एक दो दिन करके ट्रेड कर रहे हैं और स्टिक स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तब आप अच्छे पोजीशन में हैं। लेकिन अगर आप पोजीशनल लंबा ट्रेड कर रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। और यही हम अपने फ्रेंड्स को, ट्रेडर्स को, व्यूअर्स को, सबको ये बता रहे हैं कि आपको 1 से मैक्सिमम 2 दिन का व्यू लेके चलना पड़ेगा। आइए, वैसे भी अगर आप देखिए तो 17,300 के आसपास एक हर्डल था बाजार में, क्योंकि नीचे से 15,700 रिकवर करके आए थे। तो ये भी एक फैक्टर है कि हम लोग अपर साइड पे थोड़ा स्ट्रेच्ड है। तो जब तक वापस फेयर वैल्यू जोन में बाजार नहीं आता है, बहुत अग्रेसिव लॉन्ग शायद उचित नहीं हो लेना। लेकिन एफएनओ डेटा किस तरह का डेटा पॉइंट्स शो कर रहा है, ये हमें डिम्पी बताएंगे। डिम्पी, कुछ खास खबर आपके एफएनओ स्क्रीन पे भी नहीं नजर आ रही है? एक्चुअली वे सारी स्क्रीन आपकी मैं देख रहा था, कलरफुल थी, आज मिक्स भी था, ग्रीन भी था, उसमें था। एक्चुअली एफएनओ में भी कुछ ऐसा ही है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को छेड़ा है, 17,300 17,400 मार्केट के लिए पुल बैक का हर्डल है। ग्रोथ के लिए एक नया रास्ता होगा, बट एक पुल बैक का हर्डल है। मैं एक कर आपके स्क्रीन पर सारे आंकड़े रखूंगा। एफआई फिर से नेगेटिव हुआ, 3,000 करोड़ रुपए का माइनस हुआ है। सिर्फ उसके सामने डीआईएस की बाइंग 252 करोड़ की है। सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला इंडेक्स ऑप्शंस, जो बिल्कुल आप लास्ट में देख पा रहे हैं, 5,000 करोड़ रुपए की खरीदारी यहाँ पे। एक बार पहले भी 6,000 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। 2 दिन में 10,000 करोड़ रुपए की ऑप्शंस खरीदी गई हैं। एफआई टिपिकली ऑप्शंस खरीद के इंडेक्स को बेचते हैं, जो आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा। और मैं 17,300 400 की इंपॉर्टेंस अभी आपको और दिखा दूंगा। खैर, आगे चलते हैं इस पे। अब आते हैं निफ्टी के ट्रेंड पे। स्पीड से आप निफ्टी का ट्रेंड भी दिखाइए। निफ्टी के अंदर क्या हुआ है? कल 2 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट था और जो माइनस हुआ है अजय, वो था 0.52। एक्चुअली में कल अनवाइंडिंग हुई तो है बाजार के अंदर, लेकिन उतनी एग्रेसिव नहीं है। अभी आज का दिन 2 दिन अभी देखना चाहते हैं कि 17,000 तो हम ब्रेक नहीं करने जा रहे हैं। अगर ये ब्रेक करने जाएंगे फिर मुश्किल बढ़ेगी, अदरवाइज मुश्किल अभी फिलहाल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपका जो वी वैम्प है वो भी 17,234 के ऊपर है। ये टफ फाइट होगी यहाँ पे आज का दिन, इसलिए अनवाइंडिंग को मैंने स्लाइटली अनवाइंडिंग भी बोल सकता हूँ। आगे आते कुछ पिवट पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। यानी रेजिस्टेंस कहां पे है? आज 270 पे, आज आपको 362 पे, सारे रेजिस्टेंस के लेवल मिलेंगे। और 17,000 आप देख पा रहे हो, चारों की जगह पे आपको 17 17 17 17 दिखेगा। कहीं भी मैंने 16,800 नहीं लिखा। जब तक 17,000 को ब्रेक नहीं करते, 17,362 को ब्रेक नहीं करते, ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होगा, इसी रेंज के अंदर बाजार फंसा हुआ रह सकता है। इंपॉर्टेंट एसएमए लेवल आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 200 दिन का और 50 दिन का इंपॉर्टेंट एसएमए लेवल है। अगर निफ्टी के हिसाब से देखेंगे तो 17,000 के ऊपर जब तक है, तब तक डिलीवरी बेस आपकी बाइंग वापस फिर लौट के आ सकती है, अगर सेंटीमेंट थोड़ा भी इंप्रूव होगा। जल्दी से बैंक निफ्टी का डाटा आपकी स्क्रीन पर आएगा। -1% है डाटा, यहाँ पर भी हल्का ही है, कोई ज्यादा बड़ा डाटा है नहीं। और अनवाइंडिंग का प्रेशर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके एसएमए लेवल भी आएंगे, जो कि 36,700 रुपए के आसपास, 36,700 बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। और पीसीआर रेशियो, जिसको आप बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, मैं एक बार फिर से दिखा दूं, आपके कंफर्ट जोन में फिर से आ रहा है निफ्टी का पीसीआर 0.87 है। लेकिन प्रॉब्लम मेरी यहाँ पे विक्स की है, जो कि 24-25 का फिर से विक्स हो गया, 8% एक ही दिन में बढ़ा है। और बैंक निफ्टी भी ओवरसोल्ड ही है। अगर आप पुट की बात बोले, जैसे आप कह रहे हैं 17,300 की रेजिस्टेंस है, मैं आपको कॉल पुट का डाटा दिखाता हूं। 17,100 17,200 की पुट के अंदर अगर आप टिपिकली काम करते हो देख रहे हैं, तो यहाँ पे पुट खरीदी गई हैं। लोग डेलिबरेटली 17,100 17,200 की पुटें खरीद रहे हैं, लेकिन कॉल्स को बेच रहे हैं। वो 17,300 400 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां पे राइटिंग है। ये हर्डल पॉइंट है। देखिए, ये देखने की बात है कि जितने भी ट्रिगर्स अभी हमने डिस्कस किए ग्लोबली या डोमेस्टिक, वो 17 को ब्रेक
करता है या नहीं, Yes. उसके बाद कहानी चेंज हो जाएगी। उसके तो ऑल टुगेदर चेंज हो क्योंकि जाएगी। 300 पॉइंट का एक अच्छा करेक्शन 1800 पॉइंट रैली के बाद 300-400 पॉइंट का करेक्शन तो हेल्दी है, Yes. लेकिन वो डिप बॉट होता है या नहीं ये देखना पड़ेगा। Yes. आइए थोड़ा डिस्कशन को और ब्रॉडन करते हैं और अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि ग्लोबल क्यूज जो थोड़े कॉशियस हुए उसका एक रीजन मिस्टर जेरोमी पावेल जो फेड के चीफ हैं उनकी कमेंट्री भी है। आइए व्यूअर्स को सुनवाते हैं, फिर चर्चा आगे लेके चलेंगे। There is an obvious need to move expeditiously to return the stance of monetary policy to a more neutral level and then to move to more restrictive levels if that is what is required to restore price stability. We are committed to restoring price stability while preserving a strong labor market. At our meeting that concluded last week, we took several steps in pursuit of these goals. We raised our policy interest rate for the first time since the start of the pandemic and said that we anticipate that ongoing rate increases will be appropriate to reach our objectives. We also said that we expect to begin reducing the size of our balance sheet at a coming meeting. In the press conference after the meeting, I noted that action could come as soon as our next meeting in May, though that is not a decision that we've made. ओके तो यूएस फेड का महंगाई पर जो बड़े एक्शन की बात आती हुई दिखी, उसके ठीक बाद हमने देखा अमेरिकी बाजार में जो है कमजोरी और ज़्यादा हावी होती हुई दिखी और एवेंचुअल इम्पैक्ट जो है अब देखना होगा किस तरह से इसका एशियाई बाजार और साथ ही भारतीय बाजार पर पड़ता दिख सकता है। लेकिन चलिए हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और मेरे साथ इक्विटी 99 के राहुल शर्मा जुड़ गए हैं, वाचना इन्वेस्टमेंट्स के मिस्टर सी रुद्रमूर्ति जुड़े हैं और साथ ही kushbohra.com के कुश बोहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। एक एक कर इनसे समझते हैं आज बाजार पर इनकी रणनीति क्या है और उसके बाद उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी जानेंगे। टू स्टार्ट विथ यू राहुल, गुड मॉर्निंग। बताएं आज बाजार में जिस तरह के सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं, विदेशी बाजार से भी कंसर्न्स हैं जिस पर हमें फोकस करना है, आपकी राय आज बाजार किस तरह का दिखेगा और इंडेक्स पर लेवल्स आपके हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट हैं? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। देखिए डेफिनेटली हमें जो विदेशी बाज़ारों से जो संकेत मिल रहे हैं और ये क्रूड ऑयल के प्राइजेस की बढ़त और ये सारी चिंताएं मार्केट में बनी रहेंगी, तो मोड जो है वो सेंटिमेंटली कॉशियस ही रह रहा है। बट मार्केट को अगर देखें तो मुझे लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड रहेगा और जिस तरीके से कल हमने एक छोटा करेक्शन देखा, मुझे लगता है कि उसी के अगेंस्ट में आज एक आपको एक छोटा बाउंस आता हुआ दिखेगा मार्केट के अंदर। तो मैं ऑन द बाय साइड रहना चाहूँगा इस मार्केट में। बट मैं मार्केट की शुरुआत जब होगी 9:15 बजे तो 5 से 10 मिनट का वेट करिए, फिर आप इंडेक्स में अपनी बाइंग करेंगे तो वहाँ पे मुझे लगता है कि एक जो बाउंस जो मार्केट को एक्सपेक्टेड है वहाँ हम उस बाउंस को हम प्ले करते हुए देखेंगे। अब अगर हम इंडेक्स वाइज अगर देखें तो निफ्टी में सबसे पहले 17,050 का सपोर्ट है। ये ब्रेक होते ही मुझे लगता है कि 16,960 और 16,850 ये बड़े सपोर्ट की तरह काम करेंगे। ऑन दी अपर साइड निफ्टी में मुझे लगता है मानसी कि 17,200 विल बी अ हर्डल लेवल। अगर हम उसको क्रॉस करते हैं तो मुझे लगता है 17,275 और 17,350 ये एक बड़े रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। इसी की तरह जिस तरीके से बैंक निफ्टी में हमने देखा कि कल थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट थी, तो यहाँ पे हमने इसलिए यहाँ पे इसके जो लेवल्स हैं वो उसी तरह रखे हैं, जहाँ पे सपोर्ट मुझे लगता है बैंक निफ्टी में करीबन बैठ के आता है 35,885 के लेवल्स पे। उसके नीचे देखेंगे तो मुझे लगता है 35,775 और 35,600 ये बड़े सपोर्ट का काम करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। ऑन दी अपर साइड मुझे लगता है 36,250 सबसे पहला हर्डल पॉइंट रहेगा। उसके ऊपर जाते ही 36,420 और 36,650 ये ऐसे लेवल्स रहेंगे जो कि रेजिस्टेंस के लिए काम करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। डिटेल्ड अप्रोच आज बाजार पर राहुल का हमने जाना। मिस्टर रुद्रमूर्ति, गुड मॉर्निंग। आप बताएं बाजार की चाल आज किस तरह की आप देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। मेरे को निफ्टी कल इंपॉर्टेंट सपोर्ट को टूट के नीचे क्लोज हुआ है, विच इज अ वेरी वेरी बैड सिग्नल। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, ब्रेंट क्रूड का चार्ट्स डिटेल्ड में देखा है तो क्रूशियल रेजिस्टेंस ऑफ $116 पर बैरल उसका ऊपर इजीली ट्रेड हो रही है। एंड माय चार्ट एनालिसिस ये बोलता है कि $145 to $150 ब्रेंट क्रूड विल टच दिस टाइम। वो मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव है। क्रूड ऑयल चार्ट्स एंड निफ्टी चार्ट्स दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट में दिख रहे हैं और मेरे को मार्केट इज डेफिनेटली
taking resistance and it is a sell on rise. Nifty futures का अभी सपोर्ट होता है इंट्राडे के लिए 17,000 और रेजिस्टेंस है 17,280. Any bounce even at open and any bounce में शॉर्ट करने के लिए डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल. 17,280 रेजिस्टेंस के लिए स्टॉप लॉस रख के इनिशियल टारगेट 17,000 और बिलो 16,800 to 850 मार्केट विल टेस्ट. बाद में 16,400 इज द नेक्स्ट सपोर्ट. सो मार्केट इज सेल ऑन एवरी राइज. बैंक निफ्टी देखा है तो सपोर्ट है अभी 35,600 पर और रेजिस्टेंस है 36,300 पर. मार्केट मेरे को बहुत वीक लगता है और क्रूड इज हेडेड टुवर्ड्स $145 to $150 पर बैरल. राय और कंसर्न्स यहाँ पर हम ग्लोबल मार्केट और साथ ही कमोडिटी से भी देख रहे हैं. कुश, गुड मॉर्निंग. आपकी तरफ से बाजार पर आज सेंटिमेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं? इंडेक्स पर आपकी राय क्या होगी? जी, आपको भी गुड मॉर्निंग और आपके सारे दर्शकों को एंड टू ऑल द पैनलिस्ट्स. देखिए, जिस तरह से हम निफ्टी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जरा सा वीकनेस दिख रही है. और अगर मैं डेरिवेटिव्स डेटा की पर्टिकुलरली बात करूं तो 17,300 और 17,500 पे हमने काफी अच्छा कॉल बेस बनते हुए देखा है और 17,000 और 16,800 पे पुट बेस. एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे यह है कि 17,300 का जो कॉल बेस है दैट इज वे बिगर देन 17,000 का पुट बेस एंड दैट्स अ बिग थिंग, क्योंकि नॉर्मली जो ये 500 एंड 1000 के मल्टीपल्स होते हैं ना, इनमें हम एक्टिविटी या जो बेस होता है ये काफी ज्यादा देखते हैं. ये कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में नेगेटिव बायस बना रहेगा. लेकिन ऑन द निफ्टी आई वुड रादर वेट एंड वॉच. अगर कहीं पॉजिटिव साइड पे ओपनिंग होती है, एसजीएक्स निफ्टी तो प्रैक्टिकली फ्लैट ही दिखा रहा है, बट अगर पॉजिटिव साइड पे ओपनिंग होती है दैट कुड एक्ट एज a shorting opportunity. But पहले 30 minutes Nifty I would like to wait and watch and then perhaps look for a shorting opportunity. बैंक निफ्टी एक्चुअली इंडिकेशंस जरा बेहतर हैं निफ्टी से. देखिए 36,500 एंड 37,000 पे कॉल बेस है, लेकिन जो पुट बेस है वो 36 और 35,000 पे है. तो कहीं बीच में इंटरिम सपोर्ट पर से बैंक निफ्टी को स्ट्रांग हो ये अनलाइकली लग रहा है. और जो एफआईआईस की बाइंग आ रही थी 2 दिनों से वो भी नेगेटिव टर्न हो गई है और डीआईएस की बाइंग हो गई है कम. तो ये बैंक निफ्टी के लिए जरा सा पर्टिकुलरली नेगेटिव संकेत है. तो बैंक निफ्टी पे मेरा कॉल होगा सेल का विद अ टारगेट ऑफ 35,800 and a stop loss of 36,400. आपने सही कहा कि एसजीएक्स निफ्टी तो 10 पॉइंट ही 25 पॉइंट ग्रीन में दिखा रहा है, लेकिन ये आपको बता दें और व्यूअर्स को भी ये 76 पॉइंट नीचे खुला था तो वहाँ से रिकवर हुआ है. आगे चलते हैं और निकुंज को भी शामिल करते हैं, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर आज के डिस्कशन में. गुड मॉर्निंग निकुंज. निकुंज, पूरा माहौल थोड़ा लास्ट 24 घंटों में बदलता हुआ नजर आ रहा है. क्रूड वापस आ गया, कमेंट्री भी ग्लोबल कुछ खास अच्छी नहीं दिख रही है. कितना संगीन होता हुआ नजर आ रहा है आपको माहौल? अच्छा, कल हम बात कर रहे थे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शायद लॉन्ग ट्रेड के लिए फेवरेबल नहीं है और आई एम नॉट सरप्राइज दैट वैसा ही हुआ. जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वह लॉन्ग ट्रेड के लिए फेवरेबल नहीं है. वह इसलिए फेवरेबल नहीं है बिकॉज क्रूड सब स्क्रीन देख रहे हैं, देख चुके हैं, क्रूड आ चुका है ऊपर, एफआई की सेलिंग वापस आ चुकी है. मगर मेरे हिसाब से इसलिए फेवरेबल नहीं है क्योंकि इस मार्केट के अंदर जो ओवरसोल्ड कंडीशंस थी 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, वह अब नहीं है. तो मार्केट के अंदर कोई कंपल्सिव शॉर्ट कवरिंग इस समय नहीं होने वाली है. और जो लॉन्ग ट्रेडर है वह भी जानता है कि भाई लॉन्ग इस समय अगर करेंगे तो क्रूड का रिस्क है, वॉर का रिस्क है और इन्फ्लेशन जो ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स जिस प्रकार की एक मुहिम पर आ चुके हैं इन्फ्लेशन फ्लाइट करने के लिए, उसको लेकर के डॉलर इंडेक्स पे भी रिस्क है. तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपके फेवर में इस समय लॉन्ग ट्रेड के लिए कुछ ऐसे बड़े ट्रिगर्स नहीं हैं. अब बात करते हैं स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स की. मुझे लगता है कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर जो आउट परफॉर्मेंस आया था वो आएगा और वो जारी रहेगा. कम रहेगा मगर रहेगा. कल आप देखिए किस प्रकार से फार्मा में हमने तेज़ी देखी थी. कल आप देखिए किस प्रकार से हमने देखा था कि बड़े मिड कैप चुनिंदा स्टॉक जो ट्रेडर डोमिनेट करते हैं, जैसे जी डेल्टा कॉप हो गया, उसके अंदर अच्छा उछाल देखने को मिला था. वेदांता में अच्छा उछाल देखने को मिला था. मैं यही देख रहा हूँ नाल्को के अंदर उछाल देखने को मिला था. तो ऐसा नहीं लगता है अजय कि जो मार्केट एकदम धराशायी हो जाएगा बिकॉज क्रूड ऊपर आ चुका है और बिकॉज एफआई की सेलिंग आ रही है. मगर एक बात तो तय है कि जो अपसाइड है वह इस समय ज़रूर उस समय कैप हो चुकी. क्या हम दोबारा मार्च लोस तक जाएंगे अभी कहना मुश्किल है. मुझे नहीं लगता है कि आज के डेटा पर हम इस प्रकार का कंक्लूजन निकाल सकते हैं.
मगर अपसाइड कैप है, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस रहेगा और इस समय जो सेक्टोरल चर्न हम देख रहे हैं मुझे लगता है वह भी जारी रहेगा। निकुंज, गुड मॉर्निंग। आपसे मेरे को 2 क्वेश्चन पूछने हैं। मैं आपसे परमिशन लेके बोल रहा हूँ, कब से 2 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन तो क्रूड को लेकर है। पिछली बार भी आपका असेसमेंट बिल्कुल ठीक रहा था। इस बार मैं आपका क्रूड का एक बार असेसमेंट पता करना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि 140 से 150 हो जाएगा, क्योंकि ये यूक्रेन और रशिया वाला तो मैटर ज़्यादा ही लंबा खिंच रहा है। दूसरा क्वेश्चन मेरा है वो आईटी और फार्मास्यूटिकल्स को है। मैं भी आपको सुन रहा था, आईटी और फार्मास्यूटिकल्स को क्या अगले 1 क्वार्टर के लिए पोर्टफोलियो में थोड़ी ज़्यादा जगह दे दें क्या? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फार्मा की। और डिम्पी, फार्मा एक इतना कॉम्प्लेक्स सेक्टर है कि आप फार्मा में जेनेरिकली कभी निवेश नहीं कर सकते हैं। देखिए, आईटी में आप निवेश करते हैं, कॉर्पोरेट बैंक्स में आप निवेश करते हैं, तो आप एक इकोनॉमी का व्यू लेकर के निवेश करते हैं। आपको पता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, आउटसोर्सिंग अच्छी चल रही है, मार्जिन्स अच्छे रहेंगे, तो 4-5 आईटी कंपनीज, अगर टीसीएस अच्छा ग्रो कर रही है तो इन्फोसिस भी ग्रो करेगी। हम डिबेट हमेशा आईटी में करते हैं कौन ज़्यादा ग्रो करेगी, कौन कम ग्रो करेगी। फार्मा में ऐसा नहीं होता है। लॉरस का जो बिजनेस मॉडल है सन फार्मा से एकदम अलग है, जो सन फार्मा का बिजनेस मॉडल है सिप्ला से एकदम अलग है, नैटको का जो बिजनेस मॉडल है वह आपका जुबिलेंट से एकदम अलग है। तो फार्मा के अंदर आपको एकदम स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। कई डीवीज जो इस समय कर रहा है वह एकदम ही अलग ही रफ्तार पर इस समय चल रहा है। तो फार्मा के अंदर आप एक जेनेरिक कॉल कभी नहीं ले सकते हैं और आपको लेना भी नहीं चाहिए, बिकॉज एवरी कंपनी हैज़ अ डिफरेंट पेटेंट, हैज़ अ डिफरेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, different market and a different different challenge in terms of where the US FDA audit is going on not. So फार्मा में कभी आपको जेनेरिक कॉल नहीं लेना चाहिए। ये मैं कई समय से कहता हूँ, मैं कई बार आश्चर्यचकित भी होता हूँ कि हम देखते हैं जी फार्मा एक साथ चलता है, नहीं होना चाहिए, गलत होता है। ये एक ट्रेडिंग व्यू है, मगर वैसा नहीं करना चाहिए। आईटी के अंदर डिम्पी देखिए, आईटी मेरे को लगता है कि इस समय आउट परफॉर्म करेगा ही करेगा। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ग्रोथ आपको दिख रही है, आईटी कंपनीज बाय बैक कर रही हैं, 12-15% की ग्रोथ आपको दिख रही है, तो आईटी के अंदर मुझे लगता है आउट परफॉर्मेंस रहेगा। आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये वो गिरेंगे कम, मगर वो बढ़ेंगे भी नहीं ज़्यादा, बिकॉज उनकी वैल्यूएशन ज़्यादा है। निकुंज, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉम्प्लीमेंट योर ऑब्जर्वेशन। कल ही आपने कहा था कि मानसी क्रूड में 100 से नीचे नहीं 100 से ऊपर जाता ही देख रहा हूं। इसके अलावा बाजार, डोमेस्टिक मार्केट्स आज किस तरह से इंपॉर्टेंट लेवल्स के हिसाब से आप देख रहे हैं, और फिर सेक्टर्स जिस तरह से आप बता रहे हैं फार्मा एफएमसीजी पर किस तरह से नजरिया बनाना है, और कौन से सेक्टर्स होंगे जिन्हें फोकस करना चाहिए? कल मेटल्स पर आपने बुलिश नजरिया अपनाया था। मानसी देखिए, एक बात तो तय है कि इस समय जो एनर्जी प्राइसेस को लेकर के जो शॉक वेव हम महसूस कर रहे हैं वह जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो अगर मेटल के प्राइसेस ऊपर रहते हैं और अगर एनर्जी प्राइसेस ऊपर रहते हैं तो कौन सी कंपनियों को इसका बेनिफिट मिलेगा और कौन सी कंपनियों को इससे मार पड़ेगी। एक सिंपल अगर आप उस नज़रिए से मार्केट को देखें तो आपको विनर्स एंड लूजर्स मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि इस समय एक वापस ट्रेड है जो HPCL, BPCL, ONGC, गेल पे जानी चाहिए, क्योंकि कल फ्यूल के दाम बढ़े हैं और सरकार इस समय एक्साइज ड्यूटी दे आर इन अ पोजीशन टू रोल बैक एक्साइज ड्यूटी। तो मुझे लगता है कि HPCL, BPCL के अंदर जो एक वैक्यूम आया था कि भाई क्रूड प्राइस ऊपर जा रहा है, इनका सब्सिडी बर्डन कौन, एक बियॉन्ड अ पॉइंट इनको ही लेना पड़ रहा था, मुझे लगता है उसके अंदर थोड़ा रिवर्सल आएगा। ONGC गेल एक नो ब्रेनर ट्रेड है, इस समय क्रूड ऊपर रहेगा। अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी रोल बैक करती है, अगर सरकार पास ऑन करने देती है प्राइस हाइक, तो इनके अंदर भी सब्सिडी बर्डन नहीं आएगा। मुझे लगता है अजय, HPCL, BPCL कंपनीज के अंदर मार्केट में एक भय आ रहा है कि क्या जो हमारी ऑयल पॉलिसी है 2024 के राह पर चल रही है, जिसके अंदर ऑयल मार्केटिंग कंपनी सब्सिडी दे रही थी और सब्सिडी सरकार उनको बाहर से ऊपर दे रही थी, मुझे नहीं लगता वैसा होने वाला है और लगता भी नहीं वैसा होगा। मगर स्टॉक मार्केट के अंदर इस नज़रिए से इन स्टॉक्स को पनिश करा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक ट्रेड ज़रूर बनता है। ठीक है निकुंज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन चलते चलते मेरे एक क्वेश्चन का आंसर अभी भी रह गया सर, क्रूड कितना जा सकता है ऊपर? डिम्पी, आपके पॉकेट में 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का है, कौन सा है? उछालिए फिर मैं आपको बताऊंगा। नहीं सर, वो आपका असेसमेंट ठीक रहता है इसलिए पूछना लाजमी था। क्या ठीक है, मैं समझ गया कि समय थोड़ा सा भी कहना टफ है, चैलेंजिंग है, समझ गया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा फिर से आपसे बातचीत करके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
खैर आगे बढ़ते हैं और त्रिमूर्ति स्टॉक्स है और वो बताने के लिए शरद हमारे साथ है। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले ज़ोमैटो फोकस में रहने वाला और कंपनी ने एक अनाउंसमेंट की कि वो जल्द ही लॉन्च कर सकते हैं उनकी जो 10 मिनट डिलीवरी जो सर्विस। अब याद रखिए पहले ग्रॉसरी सर्विसेज 10 मिनट में होती थी, अब जो है क्विक सर्विस में खाना आ सकता है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कंपनी की तरफ से। और कंपनी हालांकि देखा जाए स्ट्रैटेजिकली तो ऑलरेडी ब्लिंकिट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट लगभग 10% पिछले साल कर दिया था और यहाँ पे जो है लगभग $150 मिलियन का लोन भी दे चुके हैं रिसेंटली। अभी रिपोर्ट्स आ रही कि मर्ज भी कर सकते हैं। अब याद रखिए ब्लिंकिट ग्रॉसरी का क्यू सर्विस करता है और अब जो है ज़ोमैटो खाने का करेगा। अब कंपनी का जो ओवरऑल देखा जाए कमिटमेंट $400 मिलियन है क्यू कॉमर्स में और $150 मिलियन का लोन हो चुका है, तो लगभग $250 मिलियन जो है इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा HUL भी खबर में रहने वाले हैं। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि वो मेजॉरिटी स्टेक खरीदेंगे MDH में। जो MDH मसाले जो हम एड्स देखते हैं तो वो बहुत फेमस MDH ब्रांड है और ये जो डील वैल्यूएशन है लगभग 10,000 से 15,000 करोड़ तक रहने वाला है। और याद रखिए जो ब्रांडेड स्पाइस मार्केट है ये डबल होने वाली है और 50,000 करोड़ 2025 तक होने वाली है। और देखा जाए तो लास्ट बड़ी डील जो हुई थी वो ITC ने एक्वायर किया था आपके सनराइज़ फूड्स को। जो सनराइज़ मसाले हैं बंगाल की, वो मई 2020 में वो लगभग 2,150 करोड़ का डील हुआ था। तो ऑफकोर्स HUL भी फोकस पे रहने वाला है। पिछले 3-4 एक्विजिशंस भी पिछले 2 साल में किए गए हैं, तो कंपनी की एक स्ट्रैटेजिक मूव है ये। इसके अलावा आप IOCL, BPCL, HPCL, OMC स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। 137 डेज़ के बाद प्राइस हाइक्स हुई है, सारे स्टेट इलेक्शंस कंप्लीट हो गए और अब जो है 80 पैसे का जो है अपग्रेड देखने मिला है आपके पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में। याद रखिए कल जो है बल्क डीजल प्राइसेस में 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी और मुंबई और दिल्ली दोनों के जो रेट्स हैं उनमें बढ़ोतरी देखने मिली। तो ये 3 स्टॉक्स जो है और थीम्स हमारे फोकस में रहेंगे आज। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट शरद। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। इस तरह के कॉशियस मार्केट में स्पेसिफिक स्टॉक्स जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए। पहले राहुल के पास जाते हैं। राहुल, किस तरह के ट्रेड्स आज रेकमेंड करेंगे व्यूअर्स के लिए और क्लाइंट्स के लिए? डेफिनेटली अजय जी, देखिए मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहने वाला है मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको बहुत अच्छी तरह प्ले होते हुए दिखेंगे। कल भी अगर आपने नोटिस किया हो कि मार्केट ने जिस तरीके से हल्की सी गिरावट दिखाई, बट कुछ कुछ स्टॉक्स में बहुत ही अच्छे मूवमेंट्स थे। सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा डेल्टा कॉर्प का, जिसने कल बहुत ही अच्छी तरीके से सेशन में अपने बढ़त दिखाई। मूवमेंट्स ऐसे थे कि करीबन उसमें अपर सर्किट भी लगा 10% का और उसके आगे भी स्टॉक ने मूव किया। हमने ये स्टॉक अजय जी 15 मार्च को रेकमेंड किया था करीबन 287 के आसपास, जहां हमने इसके 310 के टारगेट दिए थे जो कि मीट हुए हैं। अब ये जो आगे जो मोमेंटम है इसमें फर्दर कंटिन्यूड होता हुआ मुझे दिख रहा है और मुझे लगता है कि जिन के पास में स्टॉक है वो उनको और होल्ड करना चाहिए एक रिवाइज टारगेट के साथ में और SL के साथ में। चार्ट्स में मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेकआउट करके जिस तरीके से अब आगे बढ़ा है, ये करीबन 2018 के लेवल्स को मैच कर रहा है और चार्ट्स मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखते हैं। मुझे लगता है यहाँ से अब आगे आने वाले दिन में आपको 330 रुपए से लेकर 340 रुपए तक डेल्टा कॉर्प जाता हुआ देखा। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 300 रुपए का। सेकंड सिलेक्शन रहेगा मेरा हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स का, जिसको मैंने पहले भी रेकमेंड किया है करीबन 16 मार्च को। ये करीबन उस टाइम पे 61 के लेवल्स पे था, अब इसकी लास्ट क्लोजिंग हमें 63.75 पे मिली है। जिस तरीके की चाल और मूवमेंट्स इसने स्टॉक ने दिखाई है, मुझे लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बहुत ही अच्छी तरह बन के आ रहा है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना होगा 61 रुपीज़ का और टारगेट जो रहेंगे वो 69 रुपीज़ के रहेंगे। थर्ड सिलेक्शन मेरा अजय जी गति लिमिटेड के अंदर है। देखिए फंडामेंटली तो कंपनी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, बट अगर टेक्निकल चार्ट्स पे अगर देखें तो बहुत ही अच्छे यहाँ पे हमें मूवमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग 153 की मिली थी गति में। अगर टेक्निकल बेस पे देखें तो 149 रुपीज़ का क्लोजिंग बेसिस पे हमें स्टॉप लॉस यहाँ रखना है। डेली चार्ट्स में हमने एक अच्छी रिकवरी देखी है और हमें लगता है कि 131 132 के लेवल्स पे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो चुका है। स्टॉक जो है अब ऑन दी अपसाइड मुझे लगता है कि एकदम 200 डेमा के एकदम नज़दीक खड़ा हुआ है। यहाँ से अगर इन लेवल्स पे सस्टेन कर पाया तो एक आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आपको अपसाइड आता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से अभी तक की चाल बनी है स्टॉक के अंदर, मुझे लगता है 162 रुपीज़ से 163 लेवल्स तक ही जाना चाहिए, जो कि हमारे टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस जो है 149 का रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। ठीक है, ये तो हो गया राहुल की स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। आइए जानते हैं कुणाल के धमाल शेयर्स कौन से हैं आज सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग कुणाल, आपने बाजार के सुबह के जो क्यूज हैं वो देख के कुछ चेंजेस किए क्या आपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में? अपना कॉल भी बताइए बाजार पे, निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी कुणाल।
गुड मॉर्निंग अजय, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो में इनवाइट करने के लिए। मेरी मार्केट की स्ट्रैटेजी आज थोड़ी सी मिक्स्ड रहेगी बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि हमने एक क्रिटिकल सपोर्ट को ब्रेक किया है शॉर्ट टर्म चार्ज पे 17,150 और मोर इम्पोर्टेंटली ब्रेक भी नहीं किया, उसके नीचे भी हमने क्लोजिंग दे दी है। तो एक मेरा ऐसा मानना है 3 जोन्स होते हैं मार्केट में। पहला होता है एकदम ओवर एन एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस जोन, जहां पे आप लॉन्ग्स ज्यादा ओपन अप रखते हैं, बाय कॉल ज्यादा इनिशिएट करते हैं। जो सेकंड जोन होता है वो थोड़ी सी मिक्स्ड जोन होती है, जहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में चॉपीनेस ज्यादा मेंटेन होती है और वहां पे मिक्स्ड स्ट्रैटेजी ज्यादा फ्रूटफुल वर्कआउट कर जाती है, बाइज एंड सेल का कॉम्बिनेशन। और थर्ड स्ट्रैटेजी जो होती है, थर्ड जोन जो होता है, जिसमें मार्केट कंस्ट्रक्टिवली ब्रेक डाउन कर जाता है, तो वो लेवल्स पे हम ज्यादा सेल कॉल्स इनिशिएट करते हैं। मेरा मानना है कि हम वो मिडिल जोन में आ गए हैं, जहां पे मार्केट थोड़ी सी शायद ज्यादा चॉपीनेस हो सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली। दोस्त लिहाज से मेरी जो व्यू रहेगी वो रहेगा कि मार्केट में 17,000 का सपोर्ट और 17,300 का रेजिस्टेंस। कल हमने बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग भी देखी थी इंडाइसिस में, तो ये भी एक एक हर्डल पॉइंट, एक हिंड्रेंस पॉइंट हो सकता है शॉर्ट टर्म रैलीज के लिए। तो मिक्स स्ट्रैटेजी के लिए मैं एक बाय और एक सेल रेकमेंड करूंगा। जो पहला स्टॉक रहेगा बाय साइड में वो रहेगा कोल इंडिया पर। स्टॉक ने दमदार रिकवरी की थी लास्ट 1 मंथ में, 165 के सपोर्ट से बाउंस करके 190-95 तक गया था स्टॉक, वापस करेक्ट होके मीन रिवर्शन पॉइंट 50% रिट्रेसमेंट करके आज वापस स्टॉक एक रैली मोड में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट और रिकंटिन्यूएशन ऑफ द रैली एक अच्छा सेटअप बन रहा है कोल इंडिया में। तो मैं बाय के लिए सजेस्ट करूंगा 192 का टारगेट रख सकते हैं इसमें, स्टॉप लॉस 177.5 का। और बिकॉज क्रूड ऑयल प्राइसेस वापस से ब्रेंट क्रूड 118-119 आ गए हैं और एक कंसिस्टेंटली मोमेंटम वापस बनता हुआ नजर आ रहा है क्रूड ऑयल पे, तो मेरा मानना है कि क्रूड अफेक्टेड स्टॉक्स वो शायद वापस सेलिंग प्रेशर में आ सकते हैं। तो उस लिहाज से मैंने एशियन पेंट्स पिक किया है सेल साइड पे। स्टॉक 3040-50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसे सेल कर सकते हैं, टारगेट रख सकते हैं 2980 का और स्टॉप लॉस 3080 का। ओके, तो क्लियरली ये राय कुणाल की तरफ से आती हुई कोल इंडिया और एशियन पेंट्स अब पर कोल इंडिया पे खरीदारी के मौके बनते हुए एशियन पेंट्स पे बिकवाली की राय। इस बीच मिस्टर रुद्रमूर्ति से उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, उसके बाद राहुल आपकी कॉल ऑफ द डे भी रहेगी, आप आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन मिस्टर रुद्रमूर्ति आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और उनमें से कॉल ऑफ द डे भी बता दीजिए। या गुड मॉर्निंग मानसी, मेरे को मार्केट इज द सेल ऑन राइस। मैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के लिए शॉर्ट करना चाहता हूं और चार्ट पैटर्न देखा है तो क्रूशियल सपोर्ट 1150 को ब्रेक करके अभी इजीली बिलो ट्रेड कर रहे हैं और 1150 इज नाउ एक्टिंग एज रेजिस्टेंस। एवरी राइज विल बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और कल मैं देखा है ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस भी वीक है, prices coming down with increase in open interest. This is a very negative zone. Shriram Transport is a sell for initial target of 1010 and I'll be keeping a stop loss of 1150. HDFC has first shown signs of weakness और HDFC पर भी ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन देखा है तो उस पर भी नेगेटिव पैटर्न्स आर क्लियरली विजिबल। सो HDFC is another stock which FIIs will start selling and kal FII is already sell per they have changed. So HDFC is a sell, initial target of 2350, stop loss of 2430 and Indigo looks very weak and I am also negative for crude oil. So abhi crude oil prices upar gaya to it is negative for Indigo and chart patterns are very weak. Indigo is a sell. I'm looking at initial target 1760 और इसको stop loss रखना है 1850 और कॉल ऑफ द डे है इंडिगो को सेल करने के लिए सेम टारगेट ऑफ 1760 विद स्टॉप लॉस ऑफ 1850। मेरे को ब्रेंट क्रूड लुक्स हेडेड टुवर्ड्स $145 to $150 व्हिच विल बी नेगेटिव टू मार्केट और वी आर गेटिंग गैप अप, दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल फॉर शॉर्ट सेलर्स। राइट, क्लियरली कॉल ऑफ द डे इंडिगो। राहुल आपकी कॉल ऑफ द डे बता दीजिए। देखिए मेरी कॉल ऑफ द डे रहेगी डेल्टा कॉर्प। कल बहुत ही शानदार तरीके से इसने कंसोलिडेशन रेंज से बाहर निकल के आया और मुझे लगता है कि मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर कंटिन्यूड रहेगा। बहुत समय से बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसका वेट कर रहे थे। डेल्टा कॉर्प डेफिनेटली मेरा फोकस रहेगा। 8 में से 4 कॉल बाय, 4 कॉल अब तक सेल आ चुके हैं। खुश आपको और कॉल्स बताने वाले हैं। खुश आपके ट्रेडिंग कॉल्स के आज के
जी हाँ, देखिए हमने मार्केट्स की तो बात की, सेलिंग प्रेशर रहेगा, रेंज बाउंड रह सकते हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ही तगड़ा होने वाला है मार्केट में, और उस लिहाज से मेरे 3 कॉल्स हैं एंड इंसिडेंटली तीनों बाय हैं। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वुड देन इट गोस टुवर्ड्स द बाय साइड। देखिए एसआरएफ मेरा पहला कॉल रहेगा और ये मेरा कॉल ऑफ द डे भी है। केमिकल स्पेस में हमने ऑलरेडी काफी अच्छा मोमेंटम देखा है एंड एसआरएफ हैज बीन अ वेल्थ क्रिएटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये ऐसा स्टॉक है जो ट्रबल टाइम्स में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। कल 2600 के ऊपर की क्लोजिंग हुई है, तो एक शॉर्ट टर्म एवरेज जो था उसके ऊपर क्लोज हुआ है और 2600 के ऊपर के 2600 पे हमने पुट राइटिंग भी बहुत अच्छी देखी है। तो पहला कॉल रहेगा मेरा एसआरएफ विद अ टारगेट ऑफ 2640 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 2580। मेरा सेकंड कॉल है नाल्को। अगेन मेटल स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक ब्रीफ हाइटेसिक ब्रीफ ब्रेक के बाद काफी अच्छा मोमेंटम हमने फिर से आते हुए देखा है मेटल स्टॉक्स में, और कल नाल्को ने फिर अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो ये मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बरकरार रहेगा। तो नाल्को भी है बाय विद अ टारगेट ऑफ 127 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 120। मेरा तीसरा स्टॉक है फ्रॉम अ नॉन डेरिवेटिव नॉन एफएनओ स्पेस, वो है ग्रीव्स कॉटन। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि ये स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके राइज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कल इसने सक्सेसफुली एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है और बहुत ही कन्विंसिंगली अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर की क्लोजिंग दी है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये मोमेंटम जो है ये कंटिन्यू रहेगा। तो ग्रीव्स कॉटन पे मेरा टारगेट है 200 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 185। कुछ और स्टॉक्स पे बात करते हैं जो कुछ खबरों में है, डेटा पॉइंट्स में। कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं सैटर्न क्रेडिट की। सैटर्न क्रेडिट में कल ब्लॉक डील में जीएमओ फंड ने ब्लॉक में खरीदारी की है। राहुल, आप सैटर्न क्रेडिट, क्योंकि ये मिड कैप एनबीएफसी है, बीच में एनबीएफसीज काफ़ी एक्टिव भी हो गए थे, आपने इसके स्टॉक को चेक किया है चार्ट्स पे? नहीं अजय जी, मेरे चार्ट्स में मेरे पास ये चार्ट नहीं आ पा रहा है और अपडेट भी नहीं हो रहा है, तो थोड़ी सी देर दीजिए, मैं इसके चार्ट्स निकाल के आपको अपडेट देता हूँ। श्योर, नो प्रॉब्लम। मिड कैप्स में ग्रैन्यूल्स और सैटर्न क्रेडिट आप चार्ट चेक करके बताइएगा, हम बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी हम चलते हैं संजीव होता के पास, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं शेर खान बीएनपी पारिबास से, और फंडामेंटल से बात करेंगे। संजीव, गुड मॉर्निंग। आज सुबह बाजार थोड़ा सा, ग्लोबल क्यूज थोड़े शेकिन नजर आए। कल भी हमने देखा लास्ट आवर ट्रेड में थोड़ी सी सेलिंग बढ़ गई थी, एफआई डेटा भी वही बता रहा है। और आज सुबह एक तरफ दो बड़े सेंट्रल बैंक की कमेंट्री एनालाइज करने के लिए, एक तरफ आपके यूएस फेड पावल साहब बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन बड़ा इशू है और शायद 50 बेसिस पॉइंट हाइक्स भी लेने पड़ेंगे, तो ये ट्रांजिटरी नहीं है, ये बड़ा इशू बनता जा रहा है उनकी इकोनॉमी के लिए। यहाँ कल शाम को हमारे आरबीआई गवर्नर ने जो अपनी कमेंट्री दी, उसमें उन्होंने ये बताया कि शायद भारत में इन्फ्लेशन स्टिकी नहीं है और बहुत ज़्यादा उनकी रेंज के बियॉन्ड नहीं जाएगा। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक्विटीज़ जो है वो हाई इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट में दबाव में रह सकते हैं। आपने कल शाम की कमेंट्री कैसे एनालाइज की? जी, तो अगर आप देखें यूएस मार्केट का, दे आर ऑलरेडी बिहाइंड द कर्व। पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इन्फ्लेशन इज ट्रांजिटरी, जो कि हुआ नहीं, और ये वॉर का जो रशिया और यूक्रेन का हुआ उससे पहले ही हमने देखा था कि ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कंफर्ट लेवल के ऊपर। और अभी जिस तरह का ये रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस हुआ है, सप्लाई चेन और इम्पैक्ट हुआ है, तो इन्फ्लेशन इज नॉट गोइंग टू गो डाउन वेरी सून, एंड दैट इज द रीजन अक्रॉस द ग्लोब जो जितने भी सेंट्रल बैंक हैं उनका टोन बदल रहा है टुवर्ड मोर हॉकिश। और मुझे लग रहा है कि ये कल पावर का जिस तरह का स्टेटमेंट आया, इट इज गोइंग टू बी मोर दिस हॉकिश गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज इन्फ्लेशन इज नॉट गोइंग टू टोन डाउन वेरी सून। तो मुझे लग रहा है कि रेट हाइक बहुत ज्यादा लेगा। 7 हाइक तो हालांकि ऑलरेडी फैक्टर्ड है, बट एक्सलेटेड रेट हाइक और आ सकता है और टोन और चेंज हो सकता है टुवर्ड हॉकिश। और जहाँ तक इंडिया की बात करें, कंफर्ट जोन से यहाँ भी अगर आप देखें इन्फ्लेशन 6 पॉइंट ब्रीच कर चुका है, तो यहाँ पे भी जल्द से जल्द हम लोग देखेंगे कि रेट हाइक आएगा। हालांकि जो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट है इंडिया का, मैं बोलूँगा कि वो बेटर देन यूएस है अभी, तो वी नीड टू सी हाउ मच यहाँ पे रेट हाइक होगा। लेकिन जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात किए थे कि अभी रशिया यूक्रेन का क्राइसिस तो ओवर होगा नहीं इतना जल्दी, बट अगर होगा भी तो नैरेटिव विल शिफ्ट टू मोर बिगर प्रॉब्लम, दैट इज इन्फ्लेशन। तो वहां पे नैरेटिव पूरा शिफ्ट हो जाएगा और इतना जल्दी ये खत्म होने वाला है नहीं, तो मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी वोलेटाइल।
संजीव, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। ऑफ कोर्स मार्केट्स में वॉलेटिलिटी आगे भी देखने को मिलेगी, लेकिन इस वॉलेटिलिटी के बीच सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स कहां पर आपको नजर आ रहे हैं? आपके हिसाब से सेक्टर्स कौन से हैं चुनिंदा? बहुत स्वीट स्पॉट में है वहाँ पे। अगर देखें तो टेलविंड्स ज़्यादा हैं, हेडविंड्स कम है वहाँ पे। तो ये दो सेक्टर है, फार्मा और आईटी, बहुत स्वीट स्पॉट्स में है। तो वहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और आउट परफॉर्मेंस ज़्यादा रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव हूँ। स्पेशलिटी केमिकल पिछली बार भी मैं बोला था कि मुझे लगता है कि यहाँ पे सरप्राइज हो सकता है, बिकॉज एग्रोकेमिकल फार्मा में जैसे कि डिमांड बढ़ रहा है। ग्लोबली हम लोग एक कमोडिटी एग्रो कमोडिटी अपसाइकल में है, तो वहाँ पे भी डिमांड बढ़ रहा है। तो सम पॉकेट ऑफ फैसिलिटी केमिकल्स भी सरप्राइज कर सकते हैं, तो वो स्पेस एक अच्छा है। डोमेस्टिक मुझे अगर लग रहा है कि इकोनॉमिक अपसाइकल में सम ऑफ द कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल इंडिया पैसिफिक अच्छे करेंगे, तो वो एक पॉकेट लग रहा है कि अच्छा कर सकता है। और बैंक्स में ओनली द प्राइवेट टॉप बैंक्स, वहाँ पे एक वैल्यू इमर्ज हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में वहाँ पे अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिख सकता है, क्योंकि रिटेल क्रेडिट ग्रोथ तो ऑलरेडी आ चुका है। कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ भी मुझे लग रहा है इकोनॉमिक रिकवरी के साथ वहाँ पे भी आएगा। तो ये एक स्पॉट, अच्छा स्पॉट में है ताकि आउट परफॉर्मेंस दिख सकता है। संजीव, परफॉर्मेंस खराब कहाँ पे दिखेगी, किससे दूर रहना है? मुझे लगता है हालांकि एफएमसीजी पैक पूरा अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 1.5 सालों में, लेकिन जिस तरह का रूरल डिमांड हम लोग चैनल चेक कर रहे हैं वहाँ पे और खराब हो रहा है, और इन्फ्लेशन इज इंचिंग अप एंड दे आर टेकिंग द प्राइस हाइक जस्ट टू नेगेट द इनपुट कॉस्ट प्रेशर। तो मुझे लग रहा है एफएमसीजी और थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है नियर टर्म में। जो भी ऑयल रिलेटेड जहाँ पे भी इनपुट प्रेशर कॉस्ट है वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस रह सकता है नियर टर्म में। हालांकि प्राइस करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, एशियन पेंट में ने पूरे पेंट पैक में हो चुका है, लेकिन टाइम करेक्शन और लगेगा वहाँ पे। तो वो एक सेक्टर है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी हाथ नहीं डालना चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो ये एफएमसीजी और ये जितना भी बिल्डिंग मटेरियल स्पेस, और यहाँ पे थोड़ा सा अभी टाइम करेक्शन और बाकी है यहाँ पे। क्लियरली इन तमाम स्पेसेस में टाइम करेक्शन अब भी आना बाकी है। संजीव, आई अर्ज यू टू स्टे विद अस। इस बीच हमारे साथ जो शेयर्स और खबरें आती हुई देखने को मिली हैं कल बाजार बंद होने के बाद, कौन सी खबरें हैं ये आप भी हमारे साथ सुनिए। बताने के लिए शरद जुड़ गए हैं। शरद, बताएं खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? जी बिल्कुल, इक्विटस होल्डिंग्स और इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक फोकस में रहने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि बोर्ड ने मंजूरी दे दी एमलगमेशन की आपकी इक्विटस होल्डिंग्स और इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। याद लीजिए, इक्विटस होल्डिंग कंपनी है, एक टाइप से एक होल्डिंग डिस्काउंट भी इसमें यहाँ पे इनके पास है। लेकिन जो रेशियो की बात करें तो अगर 100 शेयर इक्विटस होल्डिंग्स में आप होल्ड करते हैं तो आपको लगभग 231 शेयर्स, माफ़ कीजिएगा, इक्विटी एसएफबी में अलॉट किए जाएंगे। हालांकि जब कैलकुलेशंस की तो लगभग 13.5% का जो है एक प्रीमियम मिलने वाला है इक्विटीज होल्डिंग्स के शेयर होल्डर्स को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रहेगा। ब्रोकरेजेस ने भी एक थम्स अप दी है, एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिला है। एमके ग्लोबल ने तो टारगेट प्राइस जो है जो इक्विटीज होल्डिंग्स की है वो ऑलमोस्ट 80 रुपये कर दिया, और उन्होंने कहा है कि जो यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस होती है उसके लिए ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये इक्विटीज होल्डिंग्स की कहानी थी। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी फोकस में रहेगा। वो L1 बिडर है 907 करोड़ के हैम प्रोजेक्ट के लिए। हैम आपका जो होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होता है, मध्य प्रदेश के स्टेट में मिला है ये, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। आरईसी में भी एक स्ट्रैटेजिक न्यूज़ आई है जहाँ पे बोर्ड ने मंजूरी दी है ऑलमोस्ट 85,000 करोड़ रुपीज़ का मार्केट बोरोइंग करने वाले हैं वित्त साल 2023 में। तो ये भी स्टॉक जो है फोकस में रहने वाला। आखिरी स्टॉक आईटी स्पेस से विप्रो रहने वाला है। यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड का जो है वो डिसीजन जो है बोर्ड ले सकती है। मार्च 25 को बैठक होगी और ये साल का दूसरा इंटरिम डिविडेंड होगा 2022 के लिए। ठीक है, ये कुछ एक खबरों वाले शेयर्स आपको शरद बता रहे थे। बैक टू बैक ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आपको पूजा बता देंगी। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताइए जरा रिपोर्ट्स क्या हैं ब्रोकिंग हाउसेस की।
पूजा से बात नहीं हो पाएगी, ठीक है। जैसे उनसे बात होगी तो वहाँ से ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स उनसे पता करेंगे। लेकिन जो खबरों वाले शेयर शरद ने बताया ना, उसमें से विप्रो को एक बार ले लेते हैं। इंटीरियम डिविडेंड भी आ रहा है इसका, जो कि 25 तारीख को अनाउंस होगा। आज 22 तारीख है। विप्रो पे एक बार चार्ट क्या कहते हैं राहुल आपके? जी डिम्पी, देखिए डेफिनेटली जब से ये स्टॉक ने 200 एमआ के ऊपर लाइक ट्रेड करना चालू किया है, मुझे लगता है 200 एमआ इसका अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जो कि बैठ के आता है करीबन 589 या 590 के लेवल्स पे। तो अगर कोई भी यहाँ पे अगर आईटी पैक में से अगर विप्रो, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इसको वॉच आउट करता हूँ और काफ़ी कन्विक्शन है मेरा इस स्टॉक को लेके, तो अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखें तो डेफिनेटली विप्रो मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी पोजीशन में दिखता है। डेफिनेटली हो सकता है कि आज या फिर एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कंसोलिडेशन रेंज में बना रहे, बट ये जो लेवल है इसका जो 200 एमआ का, जो कि 589 या 590 के लेवल्स पे आता है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ऑन दी अपसाइड मुझे लगता है डेफिनेटली जो लेवल्स हैं आप शॉर्ट टर्म में इसको 620 रुपये से लेकर 630 रुपये तक जाता हुआ देखेंगे। तो कोई अगर इसको अगर थोड़े मीडियम टू लंबी अवधि के हिसाब से देखेगा तो वहाँ ज़्यादा बेटर पोजिशन बना पाएगा विप्रो के अंदर। राइट। इससे पहले कि हम पूजा से बात करें बड़ी ब्रोकरेज को लेके, आपको एक बार वापस से शक्तिकांता दास जी की एक बाइट सुनवा देते हैं। कल शाम को जो कमेंट्री आई सीआईए पे, उन्होंने बैंकर्स से और दूसरों इंपॉर्टेंट लोगों से बात की थी, और क्यों उन्होंने बताया था कि अभी भी इन्फ्लेशन एटलीस्ट भारत में एक कंफर्टेबल रेंज में, और उनको ट्रांजिटरी लग रहा है, उनको लग रहा है कि ये परमानेंट बढ़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा है उनको। आइए वो सुनवा देते हैं आपको। I am happy to report that almost all banks, both public and private sector banks, have raised additional capital, and today, as I am speaking to you, the capital adequacy of banks is well above the regulatory requirements. It's about at the system level, it's at 16%. The gross non-performing assets of all banks put together are at an all-time low of 6.5%. So that has been possible because of the kind of approach which we have taken. Of course, the banks have also risen, they have risen to the occasion. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि ब्रोकरेजेस आज सुबह कौन से स्टॉक्स पे कॉल्स दे रही हैं, क्या बातें निकल के आ रही हैं ब्रोकरेज के टॉप रिपोर्ट से। पूजा हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा बताइए, सब स्टार्ट करिए, सबसे स्टैंड आउट ब्रोकरेज कौन सी है आज सुबह? आज जो सबसे अलग जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है वो फाइनेंशियल स्पेस को लेकर जो आ रही हैं वो है, और इसमें आईसीआईसीआई बैंक पर जरूर नजर रखिए क्योंकि काफी मिक्स्ड व्यूज निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले तो सीएलएसए की बात करते हैं। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक पर अपना लक्ष्य घटा दिया है, 1050 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। इनका मानना है कि एसेट क्वालिटी पर ज्यादा असर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के मुकाबले कुछ और बैंक्स हैं जो कि काफी बेहतर इनको दिखाई दे रहे हैं, और वो है एसबीआई और एक्सिस बैंक, ये उनकी टॉपिक्स हैं। वहीं दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई है फाइनेंशियल स्पेस से, वहां पर इनका मानना है कि जो टॉपिक है वो आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक, ये इनकी टॉपिक हैं। इनका मानना है कि इनका जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट है वो पहले से ही काफी मजबूत है। जून में आरबीआई दरें बढ़ा सकता है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो जो मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनियां हैं उनको यहाँ पर फायदा हो सकता है, उनके मार्जिन पे के फ्रंट पर उनको यहाँ पर फायदा देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स आई हैं फाइनेंशियल स्पेस पर, यहाँ पर आप नजर रखिए। और आखिर में बात करते हैं ओएनजीसी की। गोल्डमैन सैक्स की कवरेज आई है यहाँ पर, खरीदारी की राय बरकरार है, लक्ष्य देख रहे हैं 270 रुपये प्रति शेयर का। वित्त वर्ष 23-24 के लिए जो एबिटा अनुमान है वो बढ़ा दिया है, 23% और 16% कर दिया है, और इनका मानना है कि कैश फ्लो और डिविडेंड यील्ड के फ्रंट पर भी देखेंगे तो वैल्यूएशंस काफी आकर्षक नजर आ रहे हैं। राइट, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर दैट पूजा। संजीव, हमने देखा है कि एफएमसीजी कंपनीज ने करीब 10% इस समय प्राइसेस बढ़ाए लास्ट कुछ हफ्तों में। ऑफ कोर्स फैला के, चाहे वो एचयूएल, आप एशियन पेंट, नेस्ले की बात करें, चाहे वो पेंट कंपनीज की बात करें, जो भी कंज्यूमर रिलेटेड हैं जिनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्रूड से बहुत इम्पैक्ट करती है। आपको लगता है कि इनके वैल्यूएशन अब नीचे आ गए हैं, अच्छे लेवल पे आ गए हैं, क्योंकि ये एक तरफ इनएबिलिटी टू पास ऑन प्रेशर पूरी तरह से कंज्यूमर को, कितना खुद के ऊपर मार्जिन पे एब्जॉर्ब करें, इस जद्दोजहद में हमने देखा कि काफ़ी सारे कंज्यूमर स्टॉक्स नीचे आ गए। कोई ऐसे अट्रैक्टिव एरियाज हैं जहाँ पे
इस करेक्शन के दौरान आप रिकमेंड करेंगे बाइंग? डेफिनेटली बाई तो हमारा अभी भी HUL पे है, टाटा कंज्यूमर पे है, इवन नेस्ले वी हैव अ बाय। द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे डुअल एरियाज पे उनको इश्यूज है। एक तो यहाँ पे जो रूरल मार्केट है वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा डिमांड डिस्ट्रक्शन होती देखा जा रहा है, और जिस तरह के इनपुट कॉस्ट प्रेशर है उनका जो प्राइस हाइक है उनके लिए एक चॉइस नहीं है, दे हैव टू टेक द प्राइस हाइक कि पार्टली तो नेगेट करे जितना इनपुट कॉस्ट प्रेशर है। तो ये जो अगर प्राइस बढ़ेगा तो वॉल्यूम और ज्यादा नीचे आएगा। मुझे लग रहा है Q4 में देयर कुड बी अ वॉल्यूम डीग्रोथ ऑफ सम ऑफ द कंपनीज वी आर गोइंग टू सी। तो दैट इज द प्रॉब्लम। फॉर लास्ट 1.5 साल 2 साल में FMCG हैज अंडर परफॉर्म सिग्निफिकेंटली। तो डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा कहा कि वैल्यूएशन इज इन अ कंफर्ट जोन। प्रॉब्लम इज जब तक अर्निंग का एक विजिबिलिटी नहीं आता, ट्रांजैक्टरी नहीं बढ़ता पॉजिटिव वे में, तब तक ये आउट परफॉर्म नहीं करेगा। हालांकि यहाँ से नीचे नहीं जा सकता ज्यादा, थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ से ट्रिगर ज्यादा नहीं है कि यहाँ पे एक बिग आउट परफॉर्मेंस है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा FMCG में। बिल्कुल। साथ ही जिस तरह से हम देख रहे हैं FIS DIS के आंकड़े आते हुए, और लगातार FIS की सेलिंग जो थी सेलिंग इंटेंसिटी जब कम हुई तब भी हमने सिग्नल किया था वापस बिकवाली देखने को मिली है। क्या लगता है आपको सेकंड हाफ ऑफ द ईयर अगर जब आता हुआ दिखेगा वहां पर FIS फिर से लौटते हुए दिखेंगे? तो ये मेरा मानना है कि FIS को थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक ये रशिया और यूक्रेन क्राइसिस थोड़ा सा स्टेबल ना हो जाए तब तक FIS इतना जल्दी इमर्जिंग मार्केट में लौटेंगे नहीं। और दूसरी तरफ है कि जिस तरह का रेट हाइक हो रहा है ग्लोबली, US में रेट हाइक ऑलमोस्ट, अगर बॉन्ड यील्ड देखें तो कल ही 2.3 ऑलमोस्ट हो गया है। तो वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि रेट हाइक विल बी मोर एक्सलेटेड गोइंग फॉरवर्ड। तो ये एनवायरनमेंट में मुझे नहीं लग रहा कि FIs इतना जल्दी इमर्जिंग मार्केट में लौटेंगे, बट उनको लौटना तो है ही। तो अभी एक कंफर्ट जोन में हमारा वैल्यूएशन आ चुका है इंडिया का। वी आर नाउ एट ऑलमोस्ट 19-20 टाइम्स फॉरवर्ड। तो मुझे लग रहा है आगे जाके जब ये थिंग्स नॉर्मलाइज हो जाएगा एंड विल अगेन स्टार्ट ट्रेडिंग एट 23 टाइम्स और 22 टाइम्स फॉरवर्ड, देन द FIs विल स्टार्ट कमिंग इन एंड स्टार्ट पुटिंग मनी। तो मुझे लग रहा है इतना जल्दी FIs आएंगे नहीं, बट FIs आएंगे जरूर, क्योंकि इंडिया एक मल्टी ईयर ग्रोथ स्टोरी में है। तो नियर टर्म में FIs will be missing from India. There could be here and there they are going to buy, not a big basket buying that is going to happen. But आगे जाके मुझे लग रहा है कि FIs is definitely going to come back in a big way. लेकिन नियर टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे संजीव अपनी राय यहाँ पे मार्केट और स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे रणनीति देते हुए खुश एक क्वेश्चन है मेरा। जरा आप सन फार्मा के चार्ट देखें, आज खबर ये है कि कंपनी एक डाइची सैंक्यो की एक सब्सिडरी है उसमें हिस्सेदारी खरीदना चाहती है। सन फार्मा ठीक है क्या? अगर मैं थोड़ा कॉशियस भी हूँ तो फार्मा के अंदर जा सकता हूँ, तो सन फार्मा ठीक है? जी बिल्कुल। इनफैक्ट अगर आप इस स्टॉक को पर्टिकुलरली एज अ डिफेंसिव प्ले ना भी करें तो भी स्ट्रक्चरली बहुत ही पॉजिटिव है। हार्डली हमने कहीं इसे अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे आते हुए देखा है, बट वहां से भी एक क्विक रिबाउंड आया है और ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इस स्टॉक पे आई वुडंट रूल आउट एन अप मूव टू 930 940 लेवल्स इन द कमिंग डे। अगर कोई लॉन्ग करना चाहे यहाँ से तो 900 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। 900 के स्टॉप लॉस से 930 940 के लिए इस स्टॉक को लॉन्ग भी किया जा सकता है। ऑलराइट, तो क्लियरली ये राइट सन फार्मा पर मिलती हुई 913 के लेवल्स पर फिलहाल यहाँ पर ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कॉर्पोरेट जगत में कौन किस से मिल रहा है? फंड मीट्स कौन सी होती हुई, मैनेजमेंट मीट्स कौन सी होती हुई दिख रही है, जान लेते हैं सौमित से। सौमित बताएं। तो ऐसे तो काफ़ी सारी कंपनीज फंड्स को मिल रही है, बट हमने इंपॉर्टेंट वाले निकाले हैं और उसमें से जो पहला वाला है वो है मिंडा इंडस्ट्रीज़ जो इन्वेस्टेड कैपिटल को मिलने वाली है आज। उसके अलावा पिरामल हेल्थ केयर सिटी के एक हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाली है। पूर्वांकरा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स को मिलने वाली है आज की मीटिंग में, और UPL भी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाली है जहाँ पे वो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को मीट कर सकती है। नुवोको विस्तास निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड को मिलने वाले, और ये इंपॉर्टेंट मीट रहेगा क्योंकि हाल ही में अगर आपने
लिखा रहेगा। नोवोको विस्तास के प्रोमोटर्स ने काफ़ी सारे शेयर्स खरीदे हैं कंपनी में। मैरिको और इमामी भी क्रेडिट स्विस का जो कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड करने वाले हैं और ये दोनों ही स्टॉक फोकस में रहेंगे क्योंकि हाल ही में एफएमसीजी कंपनीज एज अ पैक काफ़ी फोकस में रहा है क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं इन कंपनीज़ पे, तो इस बात पे शायद चर्चा हो सकती है ये कॉन्फ्रेंस में। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो होम फर्स्ट फाइनेंस, इजी ट्रिप और बार्बेक्यू नेशन, ये तीनों ही कंपनीज काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के साथ आज मीटिंग करने वाली है कॉन्फ्रेंस कॉल पे। राइट, चलिए मैं अपनी एक फेवरेट कंपनी का नाम लेता हूँ यहाँ पे और हम बात करते हैं बार्बेक्यू नेशन की। अब तो काफ़ी रेस्टोरेंट में जाना शुरू हो गया और देखिए डिम्पी को ऑलरेडी हंसी आ गई, उसके मुंह में पानी आ रहा है लग रहा है। बिल्कुल सर, आज मंगलवार और बार्बेक्यू नेशन की आप बात बता रहे हैं। खुश आप बार्बेक्यू नेशन के टारगेट ऑडियंस हैं क्या? आप उसके चार्ट्स को देख के बता सकते हैं? देखिए, अगर आप टारगेट ऑडियंस की बात करेंगे तो मेरा व्यू हमेशा बायस्ड रहेगा बट जी हाँ, लेकिन अगर हम स्टॉक की बात करें तो देखिए 200 डीएमए पे स्टॉक ने सपोर्ट लेके काफी अच्छा राइज दिखाया है। एक छोटा सा कंसर्न ये है कि अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से जरा नीचे ट्रेड कर रहा है, उस लिहाज से जरा सा कॉशन इस स्टॉक में मैं सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगर इसकी 1300 के ऊपर की क्लोजिंग होती है, आई वुडंट रूल आउट अ फर्दर अप मूव टू 1350 लेवल्स आल्सो। इंटरेस्टिंग, कहाँ से ढूंढ के लाए अजय जी आप ये शेयर? बिल्कुल, ये तो अच्छा बेस भी बना है और चलने के लिए भी तैयार है और ये खुश भी कह रहे हैं, भले बायस्ड हो या ना हो, लेकिन खुश की बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ से शेयर चल तो सकता ही है। देखिए सुमित बता रहे थे कि काफ़ी फंड्स के रेडार पे भी आ गया ये। इनफैक्ट इसके अंदर एक अच्छा धीरे धीरे करके वॉल्यूम भी बनने लगेगा। पहले थोड़ा वॉल्यूम श्रिंक रहता है बट अब हाँ वॉल्यूम भी धीरे धीरे आने लगा है। एक बार इसी पे संजीव की रिकमेंडेशन भी लेते हैं। संजीव, ये जो थोड़ा लीग से हट के लिस्टेड कंपनी है मार्केट के अंदर, वो नीश भी हैं अपने आप में, उन्हीं पे आके सारा इंटरेस्ट भी रुक जाता है। आपकी रिकमेंडेशन है क्या इस पे, बार्बेक्यू नेशंस पे कुछ? फिलहाल तो इस पे रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन बार्बेक्यू नेशन डेफिनेटली एक ओपनिंग अप स्टोरी में तो ये बहुत अच्छा सबसे फ्रंट लाइन में है, क्योंकि अभी जब पूरा ओपन अप हो चुका है, सारे लोग जाकर बाहर अभी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली बार्बेक्यू नेशन एक स्वीट स्पॉट में होगा जहाँ पे अच्छा खासा इनको एक अर्निंग विजिबिलिटी दिख सकती है। इकोनॉमिक ओपनिंग अप हो चुका है, तो उस तरह के हिसाब से मुझे लगता है टेलविंड इनके लिए बना रहेगा, लेकिन रिकमेंडेशन अभी नहीं है इसके ऊपर। ऑलराइट, तो क्लियरली बार्बेक्यू नेशन पर ये राय आती हुई एक्सपर्ट्स की दिख रही। इस बीच फाइनेंशियल्स पर मॉर्गन स्टैनली की आज एक रिपोर्ट आई है। राहुल, पर्टिकुलरली अगर इस रिपोर्ट में टॉपिक्स की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक की बातचीत आती हुई देखने को मिली है। जून में आरबीआई दरें जो बढ़ाने की बात है, इसको लेकर खासतौर से यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट पहले से ज़्यादा मजबूत इन्हें नजर आ रही हैं। इन कुछ स्टॉक्स में जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक में आपकी कोई पिक? देखिए आईसीआईसीआई बैंक मेरी पिक रहेगी। उसके अलावा देखें तो एसबीआई बहुत अच्छा पोटेंशियल रखता है। अगर हम आईसीआईसीआई के चार्ट्स को देखें तो वहाँ पे ऑल्दो जिस तरीके के अभी तक हमने मूवमेंट्स देखे हैं पिछले हफ्ते में, बैंक निफ्टी ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किया था, बट लास्ट सेशंस में हमें गिरावट देखने को मिली है। आईसीआईसीआई बैंक ने जब गिरावट हुई थी मार्केट के अंदर, वहाँ से एक अच्छा रिवर्सल लिया है और अब जिस तरीके से 200 EMA के ऊपर मेंटेन कर रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ से आपको अच्छी चाल आती हुई दिखेगी। ऑन दी अपसाइड बहुत अच्छे इसके पास में पोटेंशियल है जाने के लिए, और ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो करीबन 700 रुपये के लेवल हैं वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेंगे। तो अगर किसी को अगर यहाँ पे एक छोटे अवधि में भी अगर ट्रेड बनाना हो तो 700 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे ट्रेड बनाया जा सकता है। ऑन दी अपसाइड मुझे लगता है करीबन 740 रुपये के लेवल्स आपको आईसीआईसीआई बैंक में आते हुए दिख सकते हैं। वापस से वो डायरेक्टर साहब इस प्लेट पे जाइएगा जहाँ पे नोवोको विस्तास जो है वो मिल रही है काफ़ी फंड से। सीमेंट कंपनी है इसलिए मेरी नज़र वहाँ पे गई। रुद्रा, सीमेंट में हमने देखा है कि काफ़ी कमज़ोरी आई है, वहाँ पर भी क्रूड ऑयल प्राइसेस से जो डीजल प्राइस बढ़ जाते हैं, एक तरफ उधर प्रेशर रहता है, डिमांड भी थोड़ी सी स्लैकन हो रही है, उसका रहता है फंडामेंटल्स पे। तो चार्ट्स अगर आप देखें ग्रासिम के, श्री सीमेंट में हाई वैल्यूएशन कंसर्न भी है। रेटर साहब जल्दी से ये ग्राफिक्स ये आप इंटरडे या फिर लेके आइए 15 दिन 1 महीने का, तो आपको दिखाई देगा कि थोड़ी कमज़ोरी आई है। और यहाँ एक दूसरी कंपनी है नोवोको विस्तास जो ईस्ट बेस्ड सीमेंट कंपनी है जहाँ पे फंड्स ले रहे हैं, तो कोई तो ले रहा है, अगर बाजार गिर रहा है तो ये है 1 महीने का ग्राफ, देखिए नेगेटिव रिटर्न। नोवोको विस्तास 6 महीने का ग्राफ नेगेटिव रिटर्न बट थोड़ा रिकवर किया। श्री सीमेंट और इंडिया सीमेंट भी लेके आइए। श्री सीमेंट में हाई वैल्यूएशन का इशू है, इंडिया सीमेंट में उनकी जो सब्सिडरी है आईपीएल में
चेन्नई सुपर किंग, वहाँ इंटरेस्ट है तो शायद थोड़ा आउट परफॉर्मेंस होगा। देखिए ये भी नीचे। अगर आपको ग्रासिम और अल्ट्राटेक भी ले आइएगा डायरेक्टर साहब, ये गिरते हुए सीमेंट स्टॉक्स में पोर्टफोलियो के हिसाब से किसी में अगर बेट लेनी हो रुद्रा जिसे कहते हैं, तो आपको किस में कंफर्ट आएगा, कहाँ पे अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है इस करेक्शन में? या अजय जी, मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली सीमेंट एज अ सेक्टर मैं अवॉइड करना चाहता हूं, क्योंकि डाउन ट्रेंड पर है और एवरी राइस इज आल्सो गेटिंग सोल्ड। और एज यू टोल्ड, क्रूड ऑयल प्राइसेस वो मूविंग अप इज नॉट अ गुड साइन, बट हाउएवर पोर्टफोलियो के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक पिक करना है तो, और चार्ट पर इंडिया सीमेंट्स लुक्स वेरी वेरी गुड। पहला एक कहना चाहता हूं कि ये स्टॉक का स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हो चुका है। 180 जोन्स इज अ वेरी गुड लेवल टू बाई, एंड अभी भी करंट प्राइस अराउंड 210, 200 पर भी इंडिया सीमेंट को आई वुड रेकमेंड इट फॉर अ पोर्टफोलियो स्टॉक, एंड उसका टारगेट रखना चाहता हूं अभी 250 टू 260 पर। 180 का आसपास, 200 इज ऑल्सो अ गुड एंट्री जोन, 180 is a very strong support. India Cements will be my buy from the cement pack. Trading के लिए definitely cement is an avoid. एक और शेयर है मन्नापुरम फाइनेंस, उसने ना फंड रेज करना था लेकिन वो मीटिंग इसने डेफर कर दी, यानी कि आगे बढ़ा दी है, कैंसिल नहीं की, डेफर यानी कि आगे बढ़ाई है। इस पे एक बार व्यू पॉइंट ले लेते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस खुश, आप एक बार ये शेयर चेक करेंगे 116 का है, ये एक्चुअली उस जगह पे आके खड़ा है जिसको हम मेक ब्रेक भी कहते हैं। जी हाँ, देखिए ये एक बहुत ही शार्प फॉल के बाद 160, 155 के लेवल से जो बहुत शार्प फॉल आया था, वहां से बस एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है। अभी ऑनेस्टली बहुत ही क्लियर सिग्नल्स नहीं है कि इसमें किसी तरीके का अपसाइड ब्रेकआउट आने वाला है। फिलहाल इस पे मेरा वेट एंड वॉच का स्ट्रेटेजी रहेगा। अगर ये ऊपर के लेवल पे 120 ब्रेक करता है तब हम इसमें कंसिडर करेंगे बाइंग, वरना फिलहाल इस पे वेट एंड वॉच रहेगा। ऑलराइट, तो क्लियरली वेट एंड वॉच की राय यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। इस बीच पैकेजिंग एंड फिल्म्स, राहुल अगर देखें कल के सत्र में अच्छी तेजी के बीच इन स्टॉक्स में ट्रेड हमने देखा। इनफैक्ट अगर डिमांड की भी अगर बात करें, एंटिसिपेशन से 2 से 4% ज़्यादा, और कई सारे फैक्टर्स भी रहे जो कि इनके लिए पॉजिटिव रहे। यूफ्लेक्स, पॉलीप्लेक्स जैसे स्टॉक्स अच्छी तेजी कल दिखा रहे थे। क्या लगता है इनके टेक्निकली चार्ट्स आपको कैसे दिख रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली माची काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, यूफ्लेक्स में भी काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ में ट्रेडिंग हो रही थी। और अगर पॉलीप्लेक्स के चार्ट देखें तो वहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको स्ट्रेच भी करके देखेंगे तो कंटिन्यूस हाई टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन मिले हैं, और अभी जो मार्केट में डिक्लाइन आई थी मेजर, वहाँ से भी स्टॉक ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको होल्ड किया। और जिस तरीके के अभी लास्ट सेशन में इसने ब्रेकआउट्स दिए हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम कैरिड रहेगा, और करीबन 2350 रुपये के लेवल्स हैं जो कि आपको आते हुए दिखेंगे स्टॉक के अंदर। ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है कि अगर कोई यहाँ पे ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसको करीबन 2230 रुपये के आसपास अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकता है फॉर द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। अगर किसी को अगर लंबी अवधि के नज़रिए से लेना है या मीडियम टू लंबी अवधि के नज़रिए से लेना है तो उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 2200 के लेवल्स पे, और ऑन दी अपसाइड मुझे लगता है कि करीबन 2400-2450 लेवल्स आपको आते हुए दिनों में दिखेंगे पॉलीप्लेक्स के अंदर। जेंटलमैन स्टे विद अस, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन सुनवाते हैं। कल जैसे भी हम बता रहे थे पहले भी कि आरबीआई गवर्नर सीआईए की एक मीटिंग में थे, बहुत सारे बैंकर्स और बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ कॉर्पोरेट जगत की वहाँ पे थी, और वहीं पे उदय कोटक भी मौजूद थे और उन्होंने काफ़ी शायराना अंदाज में आरबीआई गवर्नर साहब से बातचीत की। आइए आपको उसकी एक छोटी सी झलक सुनवाते हैं। So at this stage, both the lines are very interesting lines from the point of view of all the risk takers here, as well as from the point of view of policy makers who take the risk. Which of the two lines would you think we should be thinking about as this point of time? आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। Now coming to Uday's point about both the two lines, I think both the lines mean the same thing. One is explicit, the other one is implicit. The first line, जीने की तमन्ना, is very explicit. The second line, मरने का इरादा है, is because she's so happy that she doesn't care if she dies. So there, the optimism is implicit.
चलिए, क्या बात है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था। संजीव, आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग, इनफैक्ट चाइना भी फॉर दैट मैटर, चाइना भी एक अलग राह पे चल रहा है, सॉफ्ट पॉलिसी की राह पे। इंडिया भी सॉफ्ट पॉलिसी की राह पे चल रहा है, जबकि जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि यूएस बिहाइंड द कर्व हो चुका है। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा इस बार किस तरह से इन्फ्लेशन टैकलिंग होती है बड़ी इकोनॉमीज में, इंडिया भी जिसका पार्ट है। आगे चलते, मैं आपसे एक और मैटर वापस से डिस्कस करना चाहूँगा, वो है सीमेंट वैल्यूएशंस का। अभी किसी ने, राकेश झुंझुनवाला जी ने कुछ समय पहले हमसे बातचीत में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया था कि एक श्री सीमेंट का जो पूरा मार्केट कैप है वो जो है सारे स्टील सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी के बराबर हो गया है। मतलब कुछ कंपनी सीमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई थी वैल्यूएशन के टर्म्स पे वर्सेस जो प्रॉफिट प्रोफाइल वो पोस्ट कर रही हैं एनुअली। उसके बाद से हमने उनके प्राइसेस वैल्यूएशन कैप देखे। ग्रासिम जो है वो 1700-1800 के ऊपर नहीं जा पाता, नीचे आ जाता है। क्या आपको इसमें ये जो करेक्टिव फेज़ है, इसमें कौन से सीमेंट स्टॉक में आप क्वासी इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले देख रहे हैं, रियल एस्टेट का प्ले देख रहे हैं कि जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट आने लगेगा तो आप पोजीशन बनाएंगे? देखिए, सीमेंट सेक्टर एक जो है अपना इंडिया का इकोनॉमिक रिकवरी और मल्टी ईयर इंफ्रा स्पेंड का एक प्रॉक्सी प्ले तो है ही है। प्रॉब्लम अभी इसमें क्या है कि अभी डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ द हायर इनपुट कॉस्ट। पेटको का आपका 88% वाई ऑन वाई इंक्रीज हुआ है, क्यू ऑन क्यू 3-4% इंक्रीज हुआ है। तो सीमेंट में जहाँ पे डिमांड है ही नहीं, अगर आप देखेंगे जनवरी टू मार्च क्वार्टर में डिमांड बहुत कम है। अगर कमोडिटी सारा ऊपर जा रहे हैं, स्टील प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, एल्यूमिनियम प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो जितने भी रियल एस्टेट वाले हैं, इंफ्रा वाले हैं, वो भी अपना थोड़ा डेफर कर रहे हैं अपना जितना डिमांड लेना है उनको। तो नियर टर्म में प्रॉब्लम है सीमेंट के लिए और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इनका वैल्यूएशन में। ऊपर से ऑलरेडी 15, 20, 25% गिर चुके हैं मोस्ट ऑफ द सीमेंट कंपनी। ग्रासिम इज द प्ले ऑफ बोथ योर कॉस्टिक सोडा एंड अल्ट्राटेक, बट इसलिए मैं ग्रासिम को साइड में रखता हूँ। बाकी अगर देखें, अल्ट्राटेक हो गया, डालमिया हो गया, जेके सीमेंट हो गया, जेके लक्ष्मी सीमेंट हो गया, सब करेक्ट हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ से Q4 तो एक बहुत ही सॉफ्ट और वीक क्वार्टर रहेगा। Q1 भी थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। Q2 से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो मेरी जो पहली पिक रहेगी सीमेंट सेक्टर में अगर कंफर्ट जोन में आए तो वो है अल्ट्राटेक। डेफिनेटली ये इतना बड़ा प्लेयर है, पैन इंडिया प्लेयर है, तो अगर सीमेंट सेक्टर में उछाल आएगा तो सबसे पहले अल्ट्राटेक में आएगा, ये लार्ज कैप में है। और सेकंड जो मिड कैप में है, मुझे लग रहा है कि डालमिया भारत सीमेंट जो है एक अच्छा लेवल पे आ चुका है। तो एनीथिंग अराउंड 1400 के लेवल उससे नीचे अच्छा पिक है, इन्वेस्टमेंट पिक है, और एक साल में मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिख सकता है। तो ये दोनों पिक रहेंगे, एक लार्ज कैप से और एक मिड कैप से। ठीक है, एक तो अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, दूसरा डालमिया भारत सीमेंट हो गया। सीमेंट में से दो अगर शेयर आप ढूंढ रहे हैं तो संजीव ने आपकी हेल्प की है, दोनों शेयर्स आपको बता दिए। और अजय, जिस आप मार्केट कैप की बात बोल रहे थे वो बात बिल्कुल ठीक है। 85,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है सिर्फ श्री सीमेंट की। इसका टॉप 1 लाख के ऊपर था इनफैक्ट। और अगर ये 19% जो ब्रोकर्स कह रहे हैं कि अगर यहाँ से वे चला, यानी कि 27,000 28,000 का जो टारगेट दे रहे हैं, उस हिसाब से वापस 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप इसका हो जाएगा। इंटरेस्टिंग, ये श्री सीमेंट का मार्केट कैप आपकी स्क्रीन पे भी आ गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी देर पहले हमने हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से बातचीत की थी। उन्होंने मार्केट्स पर अपनी राय रखी है, क्रूड के ऊपर उन्होंने बात रखी है, सेक्टर भी बोले हैं। जरा सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। कल हम बात कर रहे थे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शायद लॉन्ग ट्रेड के लिए फेवरेबल नहीं है, और आई एम नॉट सरप्राइज दैट वैसा ही हुआ। जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वह लॉन्ग ट्रेड के लिए फेवरेबल नहीं है। वह इसलिए फेवरेबल नहीं है बिकॉज क्रूड, सब स्क्रीन देख रहे हैं, देख चुके हैं, क्रूड आ चुका है ऊपर, एफआई की सेलिंग वापस आ चुकी है। मगर मेरे हिसाब से इसलिए फेवरेबल नहीं है क्योंकि इस मार्केट के अंदर जो ओवरसोल्ड कंडीशंस थी 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, वह अब नहीं है। तो मार्केट के अंदर कोई कंपल्सिव शॉर्ट कवरिंग इस समय नहीं होने वाली है। और जो लॉन्ग ट्रेडर है वह भी जानता है कि भाई लॉन्ग इस समय अगर करेंगे तो क्रूड का रिस्क है, वॉर का रिस्क है,
और इन्फ्लेशन जो ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स जिस प्रकार की एक मुहिम पर आ चुके हैं इन्फ्लेशन फ्लाइट करने के लिए, उसको लेकर के डॉलर इंडेक्स पे भी रिस्क है। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपके फेवर में इस समय लॉन्ग ट्रेड के लिए कुछ ऐसे बड़े ट्रिगर्स नहीं हैं। अब बात करते हैं स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स की। मुझे लगता है कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर जो आउट परफॉर्मेंस आया था वो आएगा और वो जारी रहेगा, कम रहेगा मगर रहेगा। कल आप देखिए किस प्रकार से फार्मा में हमने तेज़ी देखी थी। कल आप देखिए किस प्रकार से हमने देखा था कि बड़े मिड कैप चुनिंदा स्टॉक जो ट्रेडर डोमिनेट करते हैं, जैसे जी डेल्टा कॉप हो गया, उसके अंदर अच्छा उछाल देखने को मिला था। वेदांता में अच्छा उछाल देखने को मिला था। मैं यहीं देख रहा हूँ नाल्को के अंदर उछाल देखने को मिला था। तो ऐसा नहीं लगता है अजय कि जो मार्केट एकदम धराशायी हो जाएगा बिकॉज क्रूड ऊपर आ चुका है और बिकॉज एफआई की सेलिंग आ रही है। मगर एक बात तो तय है कि जो अपसाइड है वह इस समय ज़रूर उस समय कैप हो चुकी। क्या हम दोबारा मार्च लोस तक जाएंगे, अभी कहना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता है कि आज के डेटा पर हम इस प्रकार का कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मगर अपसाइड कैप है। मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस रहेगा और इस समय जो सेक्टोरल चर्न हम देख रहे हैं मुझे लगता है वह भी जारी रहेगा। ऑलराइट, तो क्लियरली यहाँ पर निकुंज सामने जाना कि बाजार पर कैसी नज़र आज दिख सकती है। इस बीच अब जान लेते हैं कि हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका क्या मानना है निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर। निफ्टी कहाँ पर जाता हुआ दिखेगा और आज के सत्र में बैंक निफ्टी भी। राहुल शर्मा से जो बात की उन्होंने कहा कि निफ्टी में खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। ऐसे ही कुछ राय कुणाल बोथरा की भी थी। हालांकि कुछ ने कहा कि होल्ड पोजिशन इंटैक्ट रखनी चाहिए और मिस्टर सी रुद्रमूर्ति ने बिकवाली की रणनीति। यहाँ पर बुलिश नजरिया 3 एक्सपर्ट्स की तरफ से और रुद्रमूर्ति की तरफ से बिकवाली की रणनीति आती हुई दिखी। बैंक निफ्टी पर हमने जब एक्सपर्ट से पूछा, कुश और रुद्रमूर्ति जी दोनों की तरफ से सेल कॉल इनिशिएट करने की राय। यहाँ पर और ज्यादा कमजोरी हावी होती हुई बैंक निफ्टी पर दिख सकती है, मानना था उनका। और कुणाल और साथ ही राहुल की राय बैंक निफ्टी पर अब भी खरीदारी, तो यहाँ से खरीदारी के मौके उन्हें नजर आ रहे हैं। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स अब भी हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार बाजार पर और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर हमसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और खबर आपको बतानी है। सरकार देश में पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जल्द इंसेंटिव का ऐलान करेगी। इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की बड़ी तैयारी चल रही है। इस एक्सक्लूसिव खबर की पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताएं। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पावर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए खासकर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि उससे संबंधित जो रणनीति है उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। ये जो इक्विपमेंट्स हैं वो खासकर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सेगमेंट के इक्विपमेंट्स हैं और सरकार की योजना ये है कि अगले 10 साल में करीब 6.8 लाख करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो की जाएगी। ऊर्जा मंत्रालय ने ऐसे इक्विपमेंट्स की लिस्ट भी तैयार की है जिसकी बड़ी संख्या में जिनका आयात किया जा रहा है और करीब 11 ऐसे इक्विपमेंट्स की पहचान की गई है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अगले 10 सालों में बड़े पैमाने पर की जाएगी। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि सरकार ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को राहत देने के लिए जो मौजूदा नियम है उसमें कई तरह की ढील देने की रणनीति तैयार की है और साथ ही साथ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए सेपरेट स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे ताकि डोमेस्टिक कंपनियों को फायदा हो। साथ ही साथ जो डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं उनके लिए जो प्री क्वालिफिकेशन क्लॉज होते हैं उसमें भी ढील दी जाएगी ताकि इनके प्रोडक्ट्स को जो है वरीयता दी जाए। साथ ही साथ जो इक्विपमेंट्स यहां कंपनियां आयात कर रही हैं उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है वो 5 सालों तक बढ़ाया जा सकता है ताकि जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट्स हैं उनको फायदा हो। जहां तक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात है, ऊर्जा मंत्रालय ने इस बात की सिफारिश की है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, कि शुरुआती 5 सालों तक जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करेंगी उन्हें टैक्स हॉलिडे दी जाए। साथ ही साथ उनके एक्सपोर्ट इनकम पे 100% टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाए। यह सिफारिश जो है ऊर्जा मंत्रालय ने की है और अब हमें यह जानकारी मिल रही है कि इसको अंतिम रूप दे दिया गया है और जल्द ही इस पर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ठीक है प्रकाश, आपको ये अहम खबर बताते हो, इसका जो इम्पैक्ट होगा वो BHEL पे हो सकता है, सीमेंस पे हो सकता है, LNT पे हो सकता है, एमको नाम की एक छोटी सी कंपनी, हालांकि उस पर आप जरा ध्यान मत दीजिएगा। ये सारी
केस इंटरनेशनल पे हो सकता है। ये सारी की सारी खबर वही कंपनीज है जो इस तरह के इक्विपमेंट बनाती है और मेजर इक्विपमेंट होल्डर्स हैं ये। खैर आगे बढ़ते हैं, पंकज के पास भी चलते हैं क्योंकि उनके पास आज की एक अहम खबर है। तो जानते हैं पंकज से। पंकज गुड मॉर्निंग, बताइए आज की न्यूज़ क्या है। राइट, अगर हम देखेंगे तो केमप्लास्ट एक स्टॉक है जो फोकस में है। पीवीसी प्राइसेस 2 महीने से लगातार बढ़ रहे हैं, तकरीबन 9 रुपए की बढ़ोतरी आ गई है। Q3 में मार्जिन का एक बड़ा कंसर्न था ओवरऑल, बट अब वो लगता है कि ठीक होते जा रहा है। ऑलमोस्ट 9 रुपए की बढ़ोतरी आई है, ऐसा IIFL ने अपने एक रिपोर्ट में कहा है। इसका मतलब ये है कि मार्जिन एक्सपेक्टेशन जो स्ट्रीट का था कि स्लाइटली डिलेड से बढ़ेगा, वो शायद थोड़ा जल्दी बढ़ जाए और इसीलिए ये स्टॉक एक फोकस में है। इट्स अ न्यू लिस्टिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर द Q3 नंबर्स। देयर वाज अ कंसर्न के मार्जिन थोड़ा नीचे गिर जाएगा, बट अब प्राइस हाइक्स चालू हो गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मैनेजमेंट से आके हम इंडस्ट्री के बारे में बात करें। अदर पीवीसी पाइप मेकर्स आल्सो फोकस में रहेंगे। ऑलराइट, तो क्लियरली पीवीसी पाइप मेकर्स इस खबर के चलते फोकस में ज़रूर रहेंगे। शुक्रिया पंकज जी डिटेल हमें बताने के लिए। तो केमप्लास्ट पर नज़र रखें और एक बार रुद्रमूर्ति जी इस स्टॉक पर न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट तो हम देख ही रहे हैं, ट्रिगर्स फंडामेंटल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपकी राय क्या होगी? मेरे को चार्ट पैटर्न्स, इफ आई जस्ट लुक एट ऑन केमप्लास्ट, I feel this is a stock which is just moving with patterns which are just not clear. और short term के लिए मेरे को ये stock में whatever bounce has come, that will face resistance at around 630 zone. So buying now, इधर खरीदने के लिए रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। और इस स्टॉक का सपोर्ट अभी है वो अराउंड 500 to 510। सो ये स्टॉक जोन पर है, 510 to 630 का जोन पर है। सो आई डोंट वांट टू बाई, अभी बाई नहीं करना चाहता हूं। सो 630 रेजिस्टेंस होल्ड करके if this stock is able to cross 630, then there will be a buying momentum. Now it is range bound between 510 to 630. इधर मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं केमप्लास्ट पर। ओके ठीक है, इधर अभी आप कुछ नहीं करेंगे, एक बार पहले टिक्स आ जाएं, कामकाज होना शुरू हो जाए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि मैनेजमेंट सामने आए और अपनी बात रखे, लेकिन इस शेयर में फ़िलहाल अभी तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। खैर आज मार्केट में कहाँ पे ओपनिंग अच्छी हो सकती है एक बार वो बता रहे हैं। जैसे क्रूड चलता है ना तो ONGC एकदम से गर्म होने लगता है। आज फिर से ONGC के अंदर जो गैप अप ओपनिंग हो रही है करीब 2% के आसपास की, तो ONGC पे ध्यान रखिएगा, ये फिर से शॉर्ट्स को कवर करवा सकता है। एक और शेयर है आज लिस्ट में, वो है कोल इंडिया। आज खुश की रिकमेंडेशन में से था कोल इंडिया, तो आज ये भी करीब 0.5% ऊपर खुलेगा। विप्रो पे खबर आई है, वो करीब 0.5% ऊपर खुल रहा है। IOC स्वाभाविक सी बात है, IOC HPCL BPCL ये सारे शेयर इसलिए ऊपर खोल रहे हैं क्योंकि 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और आगे चल के ये भी बताया जाता है कि बढ़ोतरी कई दिनों तक होती रहेगी ताकि इसको मैच कर दिया जाए। इसके अलावा आज जो बढ़ने वाले शेयर है उसमें हीरो मोटोकॉर्प, इंटरेस्टिंगली ये शेयर आज ऊपर खुल रहा है, करीब 0.5% है। आज अब मैं आपको जो शेयर्स दिखा रहा हूँ ना उसका परसेंटेज राइज अगर आप देखेंगे तो 0.5% भी नहीं है। ये इंडेक्स के वो सारे शेयर्स हैं जो इंडेक्स को मजबूत करने के लिए होंगे, लेकिन इसमें कोई भी ना ही रिलायंस है ना ही इसके अंदर HUL है। हाँ एक शेयर है जरूर, वो है TCS, इस पर आप ध्यान रखिएगा। आज बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट होगा शुरुआती झटके में। आप बैंक निफ्टी को और बैंकिंग स्टॉक्स को ज़्यादा देखना। एक तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, दूसरा आज एक्सिस बैंक 0.5% ऊपर खुल रहा है और इसके अलावा ICICI और HDFC ये सारे के सारे बैंक मोटा मोटी ठीक है। इंडसन बैंक भी आपको ठीक ही दिखेगा, आज हरे निशान में आपको ओपन करेगा। जहाँ पे वीकनेस दिखेगी वो एशियन पेंट, स्वाभाविक है एशियन पेंट टूटना था, रुद्रमूर्ति की कॉल भी है इस पे, एशियन पेंट को बेचा जा सकता है। इसके अलावा SBI लाइफ और ब्रिटानिया ये कुछ एक वो शेयर है जो फ्रंट लाइन शेयर्स हैं, लेकिन इनकी जो शुरुआती बढ़त होगी, माफ़ कीजिए गिरावट होगी, वो करीब 4% के आसपास की होगी। इसके अलावा आज मिड कैप के अगर आप शेयर्स देखेंगे तो TCI एक्सप्रेस करीब 2.5% ऊपर खुलेगा, साथ ही ऑयल इंडिया करीब 2% ऊपर खुलेगा। ये सारे वो सेंसिटिव शेयर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जो सीधा क्रूड से इंपैक्टेड है। यानी कि आज मैं मोटे तौर पर ये भी बोल सकता हूँ कि 50-60% शेयर्स आपको क्रूड की चाल पर ही आज रिएक्ट करते दिखेंगे, तो आपकी आज बैलेंस शीट वैसी बनेगी। एडवांस डिक्लाइन के साथ आज मार्केट की ओपनिंग हम करते हैं। 950 शेयर बढ़त के साथ खुले हैं। निफ्टी का आंकड़ा सिर्फ 2 पॉइंट का है, 17,120 पे, अब वो लाल निशान में आया। बैंक निफ्टी भी 100 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो शुरुआत में जो एक उम्मीद थी कि शायद 17,200 के
इर्द गिर्द को लेंगे, ऐसा नहीं है। आज मार्केट की अब रेंज होगी कि 17,000 को बचाएं कैसे। 17,000 आज का बचाना आज का सबसे बड़ा हर्डल होगा बाजार के लिए, और 17,200 पहुंचाना दूसरा बड़ा हर्डल होगा। खैर 1,000 शेयरों का अब एडवांस डिक्लाइन हो चुका है। अगर आप इंडेक्स के शेयर देख रहे होंगे तो वहां पे आपको टूट थोड़ी ज्यादा दिख रही होगी, लेकिन मैं आपको अब कुछ ऐसे शेयर्स भी दिखाता हूं जिनका ओपनिंग के बाद नुकसान थोड़ा बड़ा है, जैसे HUL ये करीब 2% नीचे आया है, एशियन पेंट आधा % था, अब 1.5% नीचे है, M&M 1% नीचे आ चुका है। ये सारे शेयर निफ्टी पे दबाव बना रहे हैं, और जो बढ़ने वाले शेयर है उसमें 2 मेटल के इंटरेस्टिंगली शेयर ऊपर आ गए हैं, वो है टाटा स्टील और हिंडाल्को। दोनों में बढ़त 1% की है। JSW स्टील भी करीब 1% है। ये मैंने वो सारे शेयर्स बताए जो कि इंडेक्स के हैं। इसमें एक सन फार्मा भी आज हमने आपको नोटिस करवाया था, 915 पे खुला है। आपको मानसी बता रही है मिड कैप के शेयर्स। मानसी बिल्कुल, तो क्लियरली मिड कैप में लगातार हम देख रहे हैं पिछले हफ्ते से ही अच्छे मोमेंटम के साथ कामकाज नजर आ रहा है, और एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि मिड कैप स्पेस में अब आपको फोकस आपका बढ़ाना चाहिए। ऑयल इंडिया, अदानी, टोटल गैस जैसे स्टॉक्स लगातार हर सेशन में तेजी पकड़ते हैं। आज भी मिड कैप में टॉप गेनिंग मोमेंटम जो है इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। ऑयल इंडिया में करीब 3% तक की बढ़त देखी जा चुकी है, वहीं अदानी, टोटल गैस भी हरे निशान के साथ ही ट्रेड दिखा रहा है। इस बीच भारत फोर्ज, ऑफकोर्स डिफेंस स्पेस में HAL, भारत फोर्ज जैसे काउंटर्स जो हैं अच्छी बढ़त के साथ लगातार ट्रेड्स कर रहे हैं, और HAL पर्टिकुलरली अगर देखें यहां पर पिछले कुछ समय से ही रिटर्न्स काफी ज्यादा अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं। महानगर गैस, बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स भी देख लीजिए, आधे से लेकर 1% तक की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। इस बीच बिकवाली का दबाव अगर मिड कैप स्पेस में देखेंगे, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज करीब 2.5% तक लुढ़कता हुआ, डॉक्टर लाल पैथ लैब, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स हैं करीब 1.5% तक की बिकवाली दिखाते हुए। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, IDFC फर्स्ट बैंक और पॉलीकैब का काउंटर जो है लाल निशान के साथ बिकवाली दिखाते हुए। इस बीच सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स अगर समझेंगे, बाजार में कौन से सेक्टर्स हैं जो कि सबसे ज्यादा तेजी पकड़ कर चल रहे हैं, आप देख लीजिए। ऑटोमोबाइल स्पेस में अच्छी बढ़त के साथ कामकाज है। सबसे तेज आज मेटल स्पेस ही है, लगातार ये दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जब मेटल स्पेस में अच्छी तेजी के बीच कामकाज है, और आज ज्यादा फोकस और नोटिस करने वाली बात है क्योंकि बाजार की शुरुआत जिस तरह से कंसर्न्स के साथ होती हुई दिखी है, ऐसे में भी मेटल स्पेस जो है वो अब भी परफॉर्म कर रहे हैं। इस बीच फार्मा स्पेस में भी हरे निशान के साथ ट्रेड्स है, हालांकि सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स ऑटोमोबाइल स्पेस में नहीं आ रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG सबसे ज्यादा टूटते हुए यहां पर नजर आए हैं। हमारे साथ राहुल जुड़े हैं। राहुल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, HAL यहां पर जिस तरह से हमने देखा था लगातार अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड्स दिखे, आज शुरुआत जो है बिकवाली के साथ होती हुई दिखी है। फंडामेंटल्स काफी मजबूत नजर आते हैं इस काउंटर के। एक बार HAL के स्टॉक प्राइस को देखें और गिरावट में स्टॉक में फिलहाल क्या करना चाहिए बताएं। जी बिल्कुल मानसी, देखिए HAL नो डाउट फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और हमारे रेडार पे भी बहुत समय से है। अगर इसको अभी के मोमेंटम पे देखें तो जिस तरीके से 1446 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है, ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है 1420 एक ऐसा लेवल है जो कि अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऑन द अपसाइड इसके पास में बहुत अच्छी स्पेस है 1500 के लेवल्स तक जाने के लिए, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है। अगर कोई अभी भी ट्रेड बनाना चाहे तो 1420 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसमें ट्रेड बना सकते हैं। ऑन दी अपसाइड टारगेट रहेंगे 1500 के HAL के अंदर। राइट, 1500 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं, और इस कमजोरी में एक बार बाय कॉल्स इनिशिएट करने के बारे में यहाँ सोचा जा सकता है। रुद्रमूर्ति जी, IOC, ONGC ऑफकोर्स यहाँ पर इम्पैक्ट आता हुआ जैसा हमने सोचा था वैसा दिख भी रहा है। 1.5% तक की तेजी IOC में दिख रही है, ONGC में करीब 4% की बढ़त। इस पर आपकी राय क्या होगी? मानसी, डिम्पी का अभी ONGC पर चार्ट नजर आया है, वो बहुत अच्छा है, एंड थैंक्स फॉर दैट इनपुट व्हाट द टीम इज प्रोवाइडिंग अ TT नाउ स्वदेश। ONGC का चार्ट बोलता है 175 का ऊपर क्लियर से ब्रेकआउट किया है स्टॉक ने, और इट इज हेडेड बैक टुवर्ड्स 190 टू 195 जोन। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है इधर खरीदने के लिए। मैं ओपनिंग में ही बाई को आई वांटेड टू सजेस्ट, एंड इवन एट करंट लेवल और एनी डिप्स टू 175 is a great buying opportunity. 170 stop loss रख के 195 to 200 target ONGC can move. मैं क्रूड पर बहुत बुलिश है, and that will be very positive to ONGC. And if I have to see Indian Oil Corporation, वो भी चार्ट पर अभी कंसोलिडेशन फेज पर है, और 117, 118 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए, एंड स्टॉक कैन मूव टुवर्ड्स लेवल्स ऑफ 125, बट फॉर मी ONGC is better than IOC on chart, and risk reward भी ONGC is much better than IOC. ठीक है,
अभी आपने नीचे एक फ्लैश देख पा रहे थे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में करीब 12 लाख शेयरों का एक सौदा हुआ है। ये 12 लाख शेयरों का सौदा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे, और शेयर हरे निशान में भी आ चुका है। इसकी ओपनिंग लाल निशान में भी थी, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब इंडिकेटिव टिक आ रहे थे तब इसने जो पहला टिक दिखाया था 2550 तक का दिखा दिया था, बाद में सेटल होते होते 2400 की रेंज में आ गया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे एक बार आपकी रिकमेंडेशन क्या है? आज अगर शुरुआत में किसी एक बड़े लीडर ने चेंज किया अपने आप को, वह रिलायंस इंडस्ट्रीज ब्लॉक डील के साथ, राहुल आपकी रिकमेंडेशन चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, हो जाएगा 2550? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप इसको बिल्कुल 2550 और 2600 के लेवल्स तक जाते हुए देखेंगे। ऑन दी डाउन साइड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 2430 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। तो अगर रिलायंस में भी अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे अपटिक्स आपको मिल सकते हैं। और ऑन दी अदर साइड अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें तो डेफिनेटली ये पोर्टफोलियो पिक रहता ही है। तो अगर नीचे के भाव पर अगर मिले भी तो वहाँ पर अच्छे एक्यूमुलेशंस की आपके पास में पोजीशन रहेगी। नहीं ज़्यादा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के इसने निफ्टी को बकायदा हरे निशान में पहुंचा दिया। अब 17,120 का लेवल आपको मिल रहा होगा, जो शुरुआती झटका लगा था निफ्टी का, और रिलायंस ने काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब करने का काम किया है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि आज दिन भर की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, बट हाँ, कम से कम एक पहला झटका जो लगना था बाजार को, उसको काफ़ी हद तक रोका है। बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है कि थोड़ा ऊपर आ जाए। बैंक निफ्टी में एक्सिस, ICICI, HDFC, अगर इसमें से कोई एक शेयर चुनना हो तो रुद्रा आपका कौन सा शेयर होगा? ICICI, HDFC और एक्सिस? मेरे को HDFC बैंक रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिख रहे हैं, एंड फॉर मी इफ आई हैव टू बाई बैंकिंग क्षेत्र में HDFC बैंक लुक्स द स्ट्रॉन्गेस्ट। However, मेरे को मार्केट में क्लियर विजिबिलिटी है, रिलायंस अलोन कैन नॉट टेक द मार्केट अप। और मैं बैंक को स्पेसिफिकली देखा है तो सी द टॉप कॉल्स लाइक इवन इंडस इंडिया बैंक इज नाउ स्लोली करेक्टिंग, विच वाज आउट परफॉर्मिंग बिफोर। और मेरे को ये लगता है मार्केट पर ये मूव क्या आ रहे हैं, रिलायंस is specifically looking bullish, वो stock specific है, but however Nifty और Bank Nifty overall still looks weak to me. Bank Nifty will definitely underperform this move on the downside. For me, definite shorting opportunity is visible. Look at Indigo, which morning we were talking about shorting, and before the opening bell, and stock is down 2%. Look at HDFC, and again FII selling आया तो these are stocks which they will sell, and that is down again 0.8%. I don't know SGX Nifty का gap up अभी किधर गया? So all this tells to me good that we got a gap up to sell. Crude oil is clearly above $116 per barrel. Brent crude का 116 एक छोटा resistance था. Now we are trading at 118 plus. This is headed towards 132 and then 145. So I am very bullish on crude, negative on market. Sell stocks like Indigo even at current level, and paint stocks like Asian Paints is a good selling opportunity. Cement is a good selling opportunity. So trade के लिए all this looks very very weak to me. Banking will definitely underperform Nifty. Reliance alone is a very good stock specific buy call, but I don't see overall market just getting supported by Reliance. राइट रुद्रा, भी वापस आएंगे हम आपके पास। संजीव के पास चलते हैं। संजीव, ये होम इम्प्रूवमेंट जो पूरा थीम है, चाहे वो आपके कजारिया सिरेमिक्स और वो जैसे टाइल्स वगैरह हो गए, और दूसरी तरफ पेंट कंपनीज, सेंचुरी प्लाई वैरायटी हो गई, इसमें फॉल में काफ़ी बाइंग आई है हमने देखा, क्योंकि गैस इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर कजारिया जैसी टाइल कंपनीज के लिए। बाकी कंपनीज में पेंट्स में भी अगर ऑयल का बड़ा कंट्रीब्यूशन, लेकिन होम इम्प्रूवमेंट एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड दिखता है। कमोडिटी प्राइसेस चले गए थे, पॉलीकैब और बजाज इलेक्ट्रिकल जैसी कंपनियों को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन डिमांड में कुछ खास कमी नहीं आई, सिर्फ प्राइसिंग एबिलिटी की बात थी। इस पूरे बुके में से आपको कौन से अच्छे स्टॉक्स लगते हैं जो अगर करेक्टिव फेज 6 महीने चलता है तो आप रेकमेंड करेंगे अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाने के लिए? डेफिनेटली अगर home improvement देखें, इट्स अगेन एक पॉसिबली ऑन द रियल एस्टेट व्हिच इज बूमिंग अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पे अगर यहाँ कोई वीकनेस आता है ये लेवल से तो पॉलीकैब वुड बी माय टॉप पिक। पॉलीकैब हो गया, एस्ट्रल हो गया, काजरिया सेरामिक हो गया, तो दीज आर गोइंग टू ग्रीन पैनल, ग्रीन लैम्प, सेंचुरी प्लाई। तो ये जितने भी कंपनीज हैं, कोई भी अगर यहाँ से वीकनेस आता है तो डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो प्ले है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट बहुत स्ट्रांग है।
नॉट ओनली फॉर 1 ईयर, फॉर नेक्स्ट 2-3 इयर्स ये सारे कंपनी बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस करेगी। तो मुझे लगता है ये जितनी कंपनियां हैं, अगर यहाँ से वीकनेस आता है तो डेफिनेटली एक नज़र में होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 12-15 मंथ्स। ऑलराइट, क्लियरली होम इम्प्रूवमेंट थीम जो है लगातार हम देख रहे हैं अच्छी तेज़ी के बीच ही कामकाज करता हुआ, और इसी के चलते यहाँ पर अगर आपको मौके मिलते हैं बाइंग को इनिशिएट करने की पूरी राय आती हुई। इस बीच रुद्र, एक बार हिंडाल्को के चार्ट्स को देखें, करीब 1.5% के ऊपर की तेज़ी के साथ आज टॉप मूविंग कैंडिडेट्स में से एक हैं। 598 के लेवल्स पर हिंडाल्को में अब भी हम तेज़ी के साथ ही कामकाज देख रहे हैं। आपकी राय यहाँ क्या होगी? हिंडाल्को 20 डे मूविंग एवरेज का ऊपर इजीली ट्रेड कर रहे हैं और स्पेसिफिकली ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है ये मार्केट पर भी, और उसका सपोर्ट अभी है 584। सो कीपिंग स्टॉप लॉस ऑफ 584 विच इज द क्रूशियल सपोर्ट जोन, मैं हिंडाल्को को अभी भी बाइंग रेकमेंड करना चाहता हूं। पहला टारगेट हिंडाल्को में शॉर्ट टर्म के लिए 620 आ सकता है, एंड उसका ऊपर भी स्टॉक कैन फर्दर मेक एन अप मूव। सो अ ग्रेट बाय, 584 स्टॉप लॉस, लुक एट इनिशियल टारगेट्स ऑफ 620 का ऊपर द स्टॉक कैन फर्दर गो टुवर्ड्स 650 to 700। वेरी बुलिश स्टॉक एंड वेरी वेरी गुड बाय। मार्केट एक ऐसी जगह पर आके खड़ा हुआ है, यहाँ पे 100 पॉइंट ऊपर जाके रेजिस्टेंस है और 100 पॉइंट नीचे जाके सपोर्ट है, यानी कि 17,000 का सपोर्ट है और 17,200 का रेजिस्टेंस है। अगर रिलायंस वाले हिस्से को हटा दें तो वैसे आपको बाजार आज कमज़ोर दिखेगा। सिर्फ रिलायंस ऐसा था जिसने थोड़ा बहुत एक स्पर्ट दिखाया, निफ्टी को हर निशान में लेके गया, लेकिन वापस वो फिर से गुम हो गया है। ये सेलिंग प्रेशर वापस आया है। 17,300 17,400 की जो 24 तारीख वाली कॉल है उसको अपनी स्क्रीन पर लगा लीजिएगा। ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं अगर आज मार्केट ने 17,000 ब्रेक किया, क्योंकि फिर तय हो जाएगा कि 17,300 400 कम से कम हम कल तो नहीं ही देखेंगे, भले गैप के साथ भी खुल जाए। इसलिए आप ध्यान रखिएगा 17,300 400 की 24 तारीख वाली कॉल आज 17,000 टूटने के बाद ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, शेयर पे आते हैं। राहुल, इसी कड़ी के अंदर एक शेयर मेरे लिस्ट में और आ रहा है, वो है एशियन पेंट्स। अगर ओएनजीसी को चलना है क्रूड की वजह से तो एशियन पेंट्स को वापस टूटना है क्रूड की ही वजह से। कितना और टूटेगा? 1.5% हो गया है। देखिए डिम्पी, जब हमने लास्ट इसमें गिरावट देखी थी तो बहुत ज़्यादा डीप कट इसमें आया था, जो कि करीबन इसको ट्रैक करके ले गया था 2640 के लेवल्स पे। अभी जिस पोजीशन पे अभी खड़ा है 3000 के पास में, यहाँ से डाउन साइड अगर इसमें मोमेंटम अगर बना रहा और प्रेशर बना रहा तो मुझे लगता है कि ऑन इमीडिएट बेसिस आपको लेवल्स जो आते हुए दिखेंगे वो करीबन 2940 के हैं। उसके नीचे अगर और फिसला तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बड़ी गिरावट दिख सकती है, जो कि स्टॉक को करीबन 2700 2750 के लेवल्स तक ले जाती हुई दिख सकती है एशियन पेंट्स के अंदर। राइट, ओके जेंटलमैन, स्टे विद अस। चलिए अब एक शिफ्ट लेते हैं और अब फंडामेंटल नज़रिए के बारे में बातचीत करते हैं। विनीत सांबरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड से। विनीत, गुड मॉर्निंग। हमने कल देखा कि बाजार ने पहले घंटे में एक बार तो प्री वॉर लेवल्स को टच कर दिया था। क्या ये उचित होगा सोचना कि शायद अब लार्ज पार्ट जो है डिसरप्शन का, वॉर ट्रिगर्ड डिसरप्शन, चाहे वो कमोडिटियों में, क्रूड में, वो धीरे धीरे बाजार फैक्टर इन करना शुरू कर चुका है और अब बियॉन्ड ये इमीडिएट ट्रिगर्स देख रहा है। शायद इन्फ्लेशन एक बड़ी चिंता बन के आ रही है। गुड मॉर्निंग। सो आई थिंक वॉर रिलेटेड तो काफी सारे मतलब चेंजेस रोज के बेसिस पे हो ही रहे हैं। आप क्रूड देख रहे हैं नीचे आके दोबारा से ऊपर आ चुका है, तो आई डोंट नो वेदर वॉर रिलेटेड हाउ मच पीपल आर एबल टू फैक्टर इन। बट ये मैं कहना चाहूंगा, मैं एक्चुअली इसको थोड़ा हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा। यदि हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखें, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो पिछले एक दशक से बहुत सपोर्टिव थे और लगभग एक दशक से, और ये सारा जो इन्फ्लेशन है, क्रूड ऑयल प्राइस है, इंटरेस्ट रेट है, ये सब अब रिवर्सल की तरफ जा रहा है, जो कि साल हमने 2010 से हमने 2013 के बीच में ऐसा ही माहौल देखा था, जब क्रूड ऑयल प्राइस भी ऊपर थे, इंटरेस्ट रेट हाई था और इन्फ्लेशन भी हाई था। उस दौरान हमने ये देखा कि मार्केट ने बहुत संघर्ष किया रिटर्न बनाने में, बट स्टॉक स्पेसिफिक रिटर्न बन गए। तो आई थिंक ये जो माहौल है उसी तरह का माहौल आ रहा है। वॉर तो एक एडेड इवेंट है जो
शायद हो सकता है एक आध महीने में खत्म हो जाए, बट उसके बियॉन्ड भी यदि हम देखें तो जो चीज़ें कंसर्निंग लगती हैं वो यही हैं जो आपने कही। इन्फ्लेशन इज़ अ कंसर्न जो डिमांड को इम्पैक्ट करता है। तो हम इन्फ्लेशन शॉक की बात करें लेकिन डिमांड शॉक भी आ सकता है। इसके बाद ये जो यूएस में बैलेंस शीट ये लोग घटाएंगे, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करेंगे, इसका भी इम्पैक्ट होगा लिक्विडिटी पे। सो ऑल ऑफ दीज विल इन अ वे मीन दैट मार्केट ओवरऑल में थोड़ा संघर्ष रहेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक आई थिंक एक्शन बना रहेगा। ये ऐसा माहौल पिछले अगर हम हिस्ट्री देखें तो उस हिसाब से ये माहौल बनने के पूरी शंका है, ऐसा लग रहा है। विनीत, कल काफ़ी दिनों बाद हमने एक बहुत फ्री विलिंग चैट होती हुई देखी हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब के साथ और कॉर्पोरेट इंडिया के साथ। कॉर्पोरेट इंडिया सबसे बड़ा इसका फर्स्ट इम्पैक्ट का हिट लेगा, उसके बाद कंज्यूमर्स लेंगे, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन वाकई ऊपर जाता है, जो कि हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत। लेकिन आरबीआई गवर्नर साहब ने बोला कि यहाँ पे एटलीस्ट भारत में इन्फ्लेशन का राइज ट्रांजिटरी लग रहा है और बहुत परमानेंट और स्टिकी नहीं है। आपकी क्या राय है? ये काफ़ी ऑपोजिट है जो कि यूएस फेड के गवर्नर साहब बोल रहे हैं उससे। ऐसे इन्फ्लेशनरी टाइम में हाई इंटरेस्ट रेट या लुकिंग अपवर्ड के रेजीम में स्टॉक, किस तरह के स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं आपके हिसाब से? पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए? एक्चुअली इन्फ्लेशन तो वक्त ही बताएगा कि कितना ट्रांजिशनरी और कितना परमानेंट है। और जबकि हमने देखा है कि अभी तक पेट्रोल प्राइसेस वगैरह बढ़े नहीं है, तो वो भी अभी तक पूरी तरह से पास ऑन हुआ नहीं है। बट एनीवेज आई थिंक वी कैन कीप डिबेटिंग अबाउट इन्फ्लेशन। बट आई थिंक आपने ये जो सवाल पूछा वो सही है कि किस टाइप के कंपनीज देखने चाहिए। मेरे हिसाब से जो माहौल है उसमें ऐसे कंपनीज देखने चाहिए जहाँ पे ऐसा लगता है कि डिमांड थोड़ा ठीक ठाक रहे और इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। तो जैसे सेक्टर्स हैं, इंश्योरेंस बिजनेसेस है, कई समय से चले नहीं हैं तो वैल्यूएशंस ठीक लग रहे हैं। आईटी सेक्टर है जहाँ पे डिमांड, आपने देखा एक्सेंचर ने रिजल्ट बताया, बहुत अच्छा रिजल्ट बताया, और डिमांड मोमेंटम आई थिंक ठीक रहेगी। वहाँ पे भी वेज इन्फ्लेशन है बट आई थिंक कंपनीज अच्छी तरह से मैनेज कर रही हैं। एक हेल्थ केयर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आई थिंक इसका ओवरऑल इम्पैक्ट ऐसा लग रहा है कि कम रहेगा। और कुछ मेरे हिसाब से ऐसा भी है कंजम्पशन जो डिमांड, मैंने कही कि डिमांड थोड़ा स्लो लग रहा है कुछ कुछ पॉकेट्स में, बट कुछ कुछ पॉकेट्स देखने लायक भी बनेंगे, जैसे जहाँ पे ओपनिंग अप का बेनिफिट आएगा, मूवी थिएटर बिजनेसेस हो या और भी रिटेल कंपनीज हो जहाँ पे ओपनिंग अप, बिकॉज आई थिंक ओमिक्रॉन के फियर के बाद अब धीरे धीरे लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कोविड के जो क्राइसिस है वो कम हो गई है। तो आई थिंक वो उस टाइप के कंपनीज भी देखना बनते हैं जहाँ पे वो बेनिफिट ऑफ कंजम्पशन, स्मॉल टिकट जो कंजम्पशन है वहाँ पे आ सकता है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल प्राइसिंग पावर, थोड़ा डिफरेंसिव नेचर और जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके उस सेगमेंट में ध्यान रखना चाहिए। ऑलराइट विनीत, गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स सेक्टर्स तो आपके पसंदीदा आपने हमारे साथ शेयर किए, लेकिन पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और आपके स्टॉक पिक्स कौन से होंगे? स्टॉक पिक्स तो हम बहुत ज़्यादा बात कर नहीं सकते हैं, बट हमारे जो आप म्यूचुअल फंड में टॉप होल्डिंग यदि देखें तो इसमें आप देखेंगे कि एक तो बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम लोगों का प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमारा काफ़ी ओवरवेट पोजीशनिंग है। आईटी मैंने आपको कह ही दिया है कि आईटी में हमारे पास कंपनीज हैं जहाँ पे हमने मोस्टली हमारा जो झुकाव है वो लार्ज कैप आईटी की तरफ है, क्योंकि वहाँ पे हमको लगता है वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं। इंश्योरेंस बिजनेसेस हमको अच्छे लगते हैं, उसमें दो तीन इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो हमने हमारे फंड में इन्वेस्ट कर लिए, एसबीआई लाइफ के जैसी कंपनीज हैं। सो आई थिंक और इसके अलावा जो हमारा स्मॉल एंड मिड कैप पोर्टफोलियो उसमें हमारे पास स्मॉल टिकट कंज्यूमर आइटम्स काफ़ी सारे हैं, छोटी कंपनीज है जहाँ पे उनके जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत महंगे वाले प्रोडक्ट नहीं होते हैं, और वहाँ पे ऐसा लगता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल कंजम्पशन का जो आउटलुक फॉर द लॉन्ग टर्म इज़ वेरी पॉजिटिव, इज़ व्हाट वी फील। भारत में आई थिंक कंजम्पशन बूम चलता रहेगा, लोगों के इनकम राइज होते रहेंगे, डेमोग्राफिक्स पॉजिटिव है, लेकिन किस तरह से अपने को आज पोजिशन करना है वो ध्यान रखना ज़रूरी है। और एक लास्ट कैटेगरी में ये कहूँगा कि जो अब मौसम के हिसाब से भी जहाँ पे डिमांड आ सकती है, गर्मी का मौसम आ गया है, तो ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज हैं, एसी एयर कूलिंग टाइप ऑफ कंपनीज, वहाँ पे भी आई थिंक आउटलुक ठीक ठाक रहना चाहिए, ऐसा हमारा व्यू है।
विनीत, मेरा जो क्वेश्चन था एक्चुअली उसका आधा आंसर आपने पहले ही दे दिया, लेकिन मैं फिर भी ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट करता हूँ, आप इसको जरा कंप्लीट कर दीजिएगा। क्योंकि मारुति ने भी ये कहा है कि हमारी रूरल पेनिट्रेशन अच्छी है। मॉनसून की रिपोर्ट स्काईमेट की कहती है कि ठीक आएगा, नॉर्मल आएगा। अभी आप भी कह रहे हैं कि डिमांड को लेकर एज सच कहीं हमको कोई कमी खास दिख नहीं रही, कोई प्रेशर एज सच दिख नहीं रहा है। तो क्या रूरल डिमांड और मॉनसून इस सब चीज़ों को रखते हुए कंज्यूमर ड्यूरेबल ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर को एडजस्ट कर जाएंगे सारा? एक्चुअली ये अगले 2 क्वार्टर में इसका भी निकाल तो समझ में आ ही जाएगा, बट आई थिंक कुछ कंपनीज बता रही हैं कि अभी भी मिक्स्ड व्यूज हैं रूरल के, बट मेरा ऐसा मानना है कि रूरल का आउटलुक इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि अनाज के प्राइस बढ़ रहे हैं और रूरल इकोनॉमी में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। और जो आपने बातें कही मानसून वगैरह की, वो मानसून तो ठीक मतलब 3 साल से अच्छा है और वाटर लेवल भी ठीक ठाक है। सो आई थिंक ओवरऑल रूरल इकोनॉमी का आउटलुक इम्प्रूव हो जाना चाहिए, और इसके चलते जो भी बिजनेसेस इनसे लिंक्ड हैं तो वहाँ पे प्राइसिंग पावर का जो स्ट्रेंथ है वो शायद देखने को मिले। अगर ये आउटलुक इम्प्रूव हो जाता है तो शायद ये पास ऑन हो जाए और इतना डिमांड पे इम्पैक्ट ना हो। तो आई थिंक अगले 2 क्वार्टरों में ये इसका निकाल लग जाएगा कि कैसे इसका इम्पैक्ट आया, कौन से सेगमेंट में है। बट जहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन यूज नहीं कर पाएंगे लोग और जिनको सामान लेना जरूरी है, वो सेगमेंट्स आई थिंक ठीक करेंगे विद इन कंजम्पशन। विनीत, आप स्मॉल और मिड कैप नेचर स्टॉक्स को काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे से देखते आए हैं, ओवर एंड अबव योर लार्जर रोल नाउ। लेकिन हमने देखा कि 2013 में जब इंडिया बुल रन शुरू हुआ था, उस समय ये एसेट क्लास बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता था, और जो अर्ली बर्ड्स थे उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत मल्टी बैगर्स निकले 2013 से अगर हम देखें तो। लेकिन 17-18 तक आते आते ये एसेट क्लास बहुत पसंदीदा एसेट क्लास हो गया, HNIs का, लोकल इन्वेस्टर्स का, इवन FIs बहुत एक्टिव थे यहाँ। फिर हमने देखा कि इसमें एक ज़बरदस्त सेलिंग आई थी, वहाँ से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। इस समय आपको मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स का अर्निंग्स प्रोफाइल, उसके वैल्यूएशंस किस तरह नज़र आ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो लोग समझते हैं कि ज़्यादा गेंद यहाँ बनते हैं इस एसेट क्लास से, बट दूसरी तरफ वेरी फ्यू स्मॉल कैप एक्चुअली बहुत लार्ज वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। आई थिंक ये जो कैटेगरी है स्मॉल एंड मिड कैप, मैं ये ऐसा कहूँगा कि ये कैटेगरी को थोड़ा लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखना ज़रूरी है। वो उस टाइम पे थोड़े वैल्यूएशंस बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे, इतने वैल्यूएशन सपोर्टिव नहीं है उस टाइम पे। जैसे स्टार्टिंग वैल्यूएशंस 13 या 14 थे, आज हमारे स्टार्टिंग वैल्यूएशन इवन मिड कैप यदि देखें हम तो 20, 21, 22 के रेंज में है, तो हम लोग वैल्यूएशंस में तो ऊपर आ चुके हैं। बट यदि मैं बिजनेसेस की बात करूं तो आज भी हमको बहुत ऐसे बिजनेसेस मिलते हैं जहां पे ऐसा लगता है कि अगले 4-5 सालों में ये बिजनेसेस बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देंगे। और ऐसे एक नहीं अनेक छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जिनको ये जो मैक्रो हम बात करते हैं इनसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, छोटे छोटे इनोवेशंस कर रहे हैं, पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं, और ये सब यदि ये ठीक ठाक कर लें और अपना कैपिटल एलोकेशन सही रखें और मैनेजमेंट फोकस्ड रहे, तो हमको लगता है कि इसमें अभी भी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। डिसेंट रिटर्न ओवर द नेक्स्ट 4-5 इयर्स बनने के चांसेस अभी भी हैं। तो ये कैटेगरी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये कैटेगरी को बस एक ही ध्यान रखना चाहिए कि कैटेगरी हो सकता है थोड़ी ज्यादा वोलाटाइल रहे, बट आई थिंक दैट इज इन द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में वोलेटिलिटी भी कम हो जाती है, और लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे बिजनेसेस ग्रो करते हैं उस हिसाब से रिटर्न भी बनते हैं। सो आई थिंक मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिनकी एपिटाइट, रिस्क एपिटाइट ठीक ठाक है, उनको अपनी ये पोजीशन स्मॉल कैप्स में और मिड कैप्स में बनाए रखना चाहिए। ओवरऑल यदि आप ग्रोथ की बात करें तो हमारे पोर्टफोलियो का मैं ग्रोथ बता सकता हूँ। हमारे पोर्टफोलियो में अर्निंग्स ग्रोथ हम जो देखते हैं वो तकरीबन 18 से 20% की रेंज की ग्रोथ है, और जो वैल्यूएशन है वो 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पे अराउंड 21-22 टाइम्स के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है पोर्टफोलियो। राइट विनीत, काफ़ी सारे वॉलेटाइल एक्शंस देखने को मिलते हैं जब बाजार में रिजल्ट सीजन की शुरुआत होती है, और Q4 FY22 के नतीजों की सीजन की शुरुआत जो है अब बस कुछ ही दिनों में होने जा रही है। नतीजों से ठीक पहले टाइमिंग इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए और साथ ही रिजल्ट सीजन को ध्यान में रखते हुए फिर इन्वेस्टर्स को किस तरह की राय आप देंगे? एक्चुअली मैं इन्वेस्टर्स से ये कहना चाहूँगा कि ये जो टाइम अभी चल रहा है ये थोड़ा वोलेटाइल टाइम चल रहा है। इसमें काफी सारे अप डाउन देखने को मिल रहे हैं।
मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी चेंज हो रहे हैं, वॉर का सिचुएशन है, और डिमांड यदि हम बात करें तो थोड़ा डिमांड तो इम्पैक्ट आया ही है। सो आई थिंक मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स ना देखें, लॉन्ग टर्म व्यू बनाए रखें इन्वेस्टर्स, और जहाँ पे अच्छी कंपनीज में वीकनेस दिखे फॉर शॉर्ट टर्म रीजंस, वहाँ पे आई थिंक इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म व्यू लेके अपना पॉजिटिव एक्सपोजर ले लेना चाहिए। सो आई थिंक मैं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म फोकस्ड ना रहें और नॉइज को दूर रखें, लॉन्ग टर्म फोकस रह के अपना निवेश का जो है पूरा ओवरऑल प्लानिंग करें। विनीत, जब से यूक्रेन रशिया वाला इशू हुआ है, क्रूड के अंदर एकदम से तेज़ी आई है। पहले ये साल ऐसा लगता है कि 2022 के अंदर गवर्नमेंट कमाल करके दिखा देगी, अपनी सारी कंपनीज में हिस्सेदारी बेचेगी, बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट सामने आ गई थी, बकायदा बातचीत तक शुरू हो गई थी। अभी ऐसा लग रहा है एक क्वार्टर निकलने के करीब करीब पूरा होने वाला है, ये कैलेंडर ईयर का, लग रहा है कि शायद 2022 भी सरकारी कंपनीज को जद्दोजहद करनी पड़ेगी प्राइस के तौर पर। LIC भी नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया। आपका व्यू पॉइंट क्या है इस सभी सरकारी कंपनीज की वैल्यूएशन को लेकर? एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी है कि मार्केट की हेल्थ अच्छी बनी रहे जब इनको अपने IPOs लाने हैं, और इसी चक्कर में, इसी सिलसिले में मुझे लगता है डिले हो रहा है। तो ये जब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएंगी, आई थिंक इंटेंशन है, डिले हो चुका है, लेकिन काफ़ी सारा काम इन लोगों ने LIC के ऊपर भी किया है, और होपफुली जब मार्केट सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए तब हमको ये IPO देखने को मिल जाए। बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि धीरे धीरे करके जो PSU सेगमेंट है उसमें वैल्यू तो बहुत है, वैल्यू क्रिएशन होना ज़रूरी है। थोड़े से डिसीजन मेकिंग वगैरह अभी भी ऐसा लगता है कि स्लो चलते हैं, जिसकी वजह से डिले होता है वैल्यू क्रिएट करने में। जैसे डिफेंस बिजनेसेस हैं, PSU बैंक्स हैं, कुछ हमने देखे कि जहाँ पे वैल्यू क्रिएशन हो रही है, बट कुछ अभी भी बाकी हैं। तो अगर गवर्नमेंट इसको पॉजिटिवली ध्यान दे और इसमें एग्जीक्यूशन की तरफ ध्यान दे, ऑर्डर बुकिंग स्पीड अप हो जाए, तो मुझे लगता है कई सारे जो कंपनीज है इनमें वैल्यू क्रिएट हो सकती है। PSU में भी बहुत वैल्यू है इनमें सब में। क्लियरली वैल्यू क्रिएशन इन तमाम स्पेसेस पर होती हुई दिख सकती है। लेकिन साथ ही विनीत, न्यू एज कंपनीज की अगर बात करें, एक समय था जब ये मार्केट अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल एक्सपैंड करते हुए दिख रहे थे। फिलहाल जो सिचुएशन नजर आ रही है न्यू एज कंपनीज पर, आपका नजरिया क्या है? न्यू एज कंपनीज में हम लोग उन कंपनीज के ऊपर हमारा फोकस है जहां पे हमको लगता है लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट का जो विजिबिलिटी है वो आएगी, और जहां पे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट की विजिबिलिटी पुअर है, वहां पे हम उसको अवॉइड करेंगे। और इसके चलते कुछ बिजनेसेस है जहां पे ऐसा लग रहा है कि आउटलुक ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स कैन बी गुड, ग्रोथ कैन बी वेरी फास्ट। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम ये था कि जब ये लिस्ट हुए थे तो इनके वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा थे, तो हमने कई सारे IPOs में इन्वेस्ट उस वक्त नहीं किया था। लेकिन अब जबकि ये वैल्यूएशंस गिर रहे हैं तो हमारा ध्यान इनके ऊपर बना हुआ है, जहाँ पे जो जैसा मैंने कहा कि विजिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट रहेगी लॉन्ग टर्म में, हम उन बिजनेसेस पे अपना व्यू पॉजिटिव बना सकते हैं। राइट। विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। आपको हम थैंक करें, उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी है मेरे पास हमारे एक व्यूअर से कि आपके पीछे जो इंडियन वाइल्ड डॉग की फोटोग्राफ लगी है वो आपने खुद, क्या आप खुद किसी ऐसी सैंक्चुरी में गए थे और आपने फोटोग्राफ खींची थी, या इसके बारे में बताइए ज़रा। नहीं, ये जो हमारे ऑफिस के सारे जो मीटिंग रूम्स है इनमें हर एक सेंचुरी की एक फोटो लगा के, जैसे कि आप जानते हैं हेमेंद्र कोठारी जो हमारे कंपनी के चेयरमैन हैं, ये वाइल्ड लाइफ में काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन है, इनकी इन्वॉल्वमेंट है, और हमने हमारे सभी मीटिंग रूम्स को भी सेंचुरी के नाम पे नाम दे रखा है। तो जैसे ये बंडीपुर सेंचुरी है और ये अरे वाह, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हम हेमेंद्र भाई का जो इंटरेस्ट है वो वाइल्ड लाइफ के बारे में सभी जानते हैं, और टाइगर कंजर्वेशन में भी उन्होंने अच्छा काम किया है। वाइल्ड डॉग के साथ एक टाइगर भी दिखा देता हूँ जो दर्शक है वो देखना। आपकी टीम का टाइगर कौन है ये बताइए, आपकी इन्वेस्टमेंट टीम का टाइगर कौन है जो सबसे खराब मार्केट में डरता नहीं है पाउंस करके अपॉर्चुनिटीज के ऊपर जंप करने के लिए? वैसे तो सभी टाइगर है, बट हमारे यहाँ सबसे जो बड़े टाइगर है वो हमारे चेयरमैन साहब ही हैं, हेमेंद्र कोठारी। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बता दूं हमारे व्यूअर्स को कि हमारा जब चैनल लॉन्च हुआ था 18 ऑफ स्वदेश पे, तो पहले हफ्ते में ही वो चैनल पे आए थे और उन्होंने लॉन्च किया था चैनल।
बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं और हम अपने पैनलिस्ट में टाइगर्स जो हैं उनकी बात करते हैं, जो घबराते नहीं हैं बाजार में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को पाउंस करने के लिए। राहुल, आपसे शुरुआत करते हैं। आपके कुछ टारगेट्स ऑलरेडी मीट भी हुए हैं और नए कौन से ट्रेडिंग कॉल्स आपने आइडेंटिफाई किए फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड में? देखिए अजय जी, अनलॉक थीम पे ही कुछ होटल स्टॉक्स और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मेरी नज़र में आ रहे हैं। सबसे पहला मैं डिस्कस करना चाहूँगा महिंद्रा हॉलीडेज़। आप अगर इस स्टॉक को देखेंगे तो इसने अभी तुरंत ही एक 223 रुपीज़ के ऊपर एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। जब हम बात कर रहे थे करीबन 227 रुपीज़ तक की भी इसमें चाल नज़र आई थी, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी बाइंग पोजीशन आप बना सकते हैं MHRIL के अंदर, जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 217 रुपये का, और ऑन दी अपसाइड मुझे लगता है 235 से लेके 240 के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे MHRIL के अंदर। 240 तक के लेवल्स महिंद्रा हॉलीडेज पर देखे जा सकते हैं। रुद्रमूर्ति जी, इंडिगो पर आपने जो शॉर्ट कॉल दी थी, ये ऑलमोस्ट अपने टारगेट पर पहुंचने की तैयारी कर रही है। क्या यहाँ पर आप टारगेट को फिर से रिवाइज करना चाहेंगे और फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड में कौन से रिकमेंडेशंस आपने चूज किए हैं? Rudra, you'll have to unmute your mic. Yeah, मानसी जी, thank you so much for reminding about Indigo call. And मेरे को अभी लगता है Indigo का टारगेट डाउनसाइड स्टिल ओपन्स अप। पोजिशनली भी इंडिगो शॉर्ट को रख सकता है क्योंकि क्रूड इज मूविंग अप। सो मेरे को अभी रिवाइज करके टारगेट 1640, which is even 140 rupees from current level. Indigo still looks weak and I am holding my position on the short side. And एक और बोलना चाहता हूं कि बैंक निफ्टी अभी भी वीक है and it will continue its move on the downside. Morning भी मैं बोला Reliance individually cannot take Nifty on the upside, but however Reliance will outperform. Bank Nifty will be a better short than Nifty because Reliance cannot support Bank Nifty. So Bank Nifty is headed towards intraday only 35,600 on futures, and once 35,600 का नीचे क्लोज किया तो it will further do move on the downside. I'm talking about future level on Bank Nifty and current month का expiry क्या है, that is next week का Thursday का expiry क्या होता है. I expect it to even happen below 35,000. So definitely selling opportunity is there in Bank Nifty. And SBI is also coming to lows of the day, which is not a good sign. And even there is weakness seen in stocks like Indus India Bank, which was outperforming before. Bandhan Bank is also now coming down. So even stocks which were outperforming are now coming down, which is not a good sign. So I am negative on market, sell on every rise. Indigo के लिए I am revising target to 1640 on futures. ठीक है, आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज ऐसा लग रहा है कि रिलायंस वर्सेस मार्केट है। रिलायंस कह रहा है मैं गिरने नहीं दूंगा और मार्केट कह रहा है मैं ऊपर आऊंगा नहीं। तो कुछ वैसी फाइट चल रही है। ये आपने वही वाली बात कर दी, आज जीने की तमन्ना है, कल मरने का इरादा है, वो जो अभी बात चल रही है। वाह, बिल्कुल। आप देखिए ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज डे हाई पे है और मार्केट बार बार अपने क्रिटिकल सपोर्ट एरिया, जिसको आज का लो बनाया 17,051, उसको टेस्ट कर रहा है। मैं आपको बता दूं, ये आप बहुत अच्छी तरह क्लोजली ट्रैक करते हैं, बट फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जो GRMs है ना, यस, वो $15 के आसपास आ गए, $12 से $15 के बीच में, और इससे रिलायंस को काफ़ी फायदा होता है और इसलिए 2500 के ऊपर पहुंच गया है। लेकिन मैं MRPL पे भी देखूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन के टर्म्स में अगर GRM के पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो MRPL भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता है और वो भी 2% ऊपर है डेज हाई पे। बिल्कुल, मेरे को लग रहा है कि MRPL यहाँ से और अच्छा चल सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन अभी थी कि 12 लाख शेयरों की ब्लॉक डे लगे। सुबह किसको पड़ी है कि सब बाजार खुलते ही 12 लाख शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के खरीदने हैं। लेकिन फिर भी हुआ है तो दिख रहा है। MRPL यही शेयर होगा खुश मेरा अगला शेयर। मैं इसको ना सिर्फ 15 मिनट के चार्ट पे देख रहा हूँ और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपना ये डाउन ट्रेंड जो इसने शुरू किया था 45 से 40 तक के, खत्म करके वापस 45 हो जाएगा। कहने को तो सिर्फ 3 रुपए चलेगा, लेकिन परसेंटेज में 10% चलेगा बॉस। चल जाएगा क्या है? MRPL 10% चलने के लिए तैयार है। ये बेस डेफिनेटली बना है और मोमेंटम अपसाइड का डेफिनेटली इसमें है। आई वुडंट रूल आउट 10% मूव ऑन दिस।
लेकिन उसके पहले 43 के आसपास हमने पहले भी स्टॉक में रेजिस्टेंस आता हुआ देखा है, हो सकता है उस लेवल के आसपास है। जैसा आपने कहा कि भाई नंबर्स में तो एब्सोल्यूट नंबर्स में तो छोटा लग रहा है, बट परसेंटेज टर्म्स में बहुत बड़ा है। तो 43 क्रॉस करके डेफिनेटली 45 तक का एक मूव इस स्टॉक में देख सकते हैं हम, बट आने वाले कुछ दिनों में। राइट। कुछ मैं आपसे अगर मैं आपसे एक नाम लूंगा और आपको ये बताना है कि आपको क्या स्ट्राइक करता है सबसे पहले, और वो है बाबा रामदेव। आपको बाबा रामदेव का नाम सुनते ही क्या स्ट्राइक करता है? योगा, शवासन। बिल्कुल। राहुल, आप योगा करते हैं? नहीं सर, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हाँ डेफिनेटली मैं आगे आने वाले समय में बिल्कुल योगा को अपनी जिंदगी में लेके आना चाहूँगा। बिल्कुल। चलिए अब आपको आगे लेके चलते हैं। हम बाबा रामदेव अब सिर्फ योग गुरु नहीं रह गए, वो एक बहुत बड़ी FMCG कंपनी को भी बैक कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं, और वो है रुचि सोया। उसमें खबर क्या है? वैसे तो कंपनी का रुचि सोया का स्टॉक लेके आइए डायरेक्टर साहब, उसमें लास्ट 1 साल का ग्राफ लेके आइए, 3 महीने का ग्राफ लेके आइए और 15 दिन का ग्राफ लेके आइए। आज 950 रुपये पे है, करीब 2.5% ऊपर। लेकिन खबर उसमें ये है कि 650 रुपये के आसपास उनका FPO आ रहा है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। 4,500 करोड़ का ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने वाले हैं और इससे डेट को कम करेंगे। काफ़ी वॉलेटाइल रहा है स्टॉक, लेकिन क्योंकि फॉलो ऑन ऑफर काफ़ी नीचे के वैल्यूएशन पे है, 30-35% नीचे, किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है ये देखा जाएगा। कल शाम को हमारे कॉलीग्स ने बात की थी उनके मैनेजमेंट से, बाबा रामदेव से भी, इस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के बारे में और किस तरह की कंपनी रुचि सोया को बनाना चाहते हैं वो। आइए हम थोड़ी सी बातचीत सुनते हैं उनकी। देखो, रुचि सोया को के 4 पिलर्स हैं। जो पूरा पोर्टफोलियो उसको हमें 4 भागों में बांट के देखना चाहिए। 4 डिविजन्स हैं। एक है हमारा ट्रेडिशनल ऑयल बिजनेस, जिसके अंदर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उसके अंदर लगभग हमने जो हमारा पिछले 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, 100% की ग्रोथ रेट ली है हमने सभी तरह से, टर्नओवर वाइज, एबिटा वाइज, सब तरह से। दूसरा, इसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स का न्यूट्रेला ब्रांड के नीचे अभी एक बड़ा पोर्टफोलियो जुड़ रहा है, पतंजलि न्यूट्रेला न्यूट्रास्यूटिकल, जिसमें हम विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और कोलेजन प्लस, आइसोवेदा, वेव प्रोटीन, मैन सुपर फूड, वुमन सुपर फूड, एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, और वो इतना ज़बरदस्त एक ब्रांड इक्विटी हमने देश में खड़ा कर दिया है। तो ये एक अपने आप में एक डिफरेंट लेवल का काम होगा, जो कि इमेजिनेशन से परे है। इतना बड़ा काम है ये। दूसरा, जो आपने फूड की बात की, तो बिस्किट ऑलरेडी हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं पतंजलि का, और क्योंकि एक मदर कंपनी है पतंजलि, इधर रुचि सोया है, तो उसमें बिजनेस की सिनर्जी अच्छी रहे, इसलिए हमने पॉलिसीगत ये डिसीजन लिया, और इसलिए अपने विजन डॉक्यूमेंट में, RHP प्लान में भी हमने डाला था कि हम जो है एक बिजनेस ट्रांसफ़र का जो भी एक जस्टिसफुल तरीका है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स का फ़ायदा हो, और एक जो उसका एक लीगल तरीका है, और वो उस तरीके से उस बिजनेस को हम ट्रांसफ़र करेंगे। मोरली, प्रिंसिपली हमने एग्री किया है कि फूड जो है वो हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे। अब वो एक प्रोसीजर है, उसमें समय लगेगा, वक्त के साथ एक बड़ी घटना होगी। भारत में मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की एक बहुत बड़ी संख्या हो गई है, इतना नंबर से उसका, और वो अब कोई भी पैकेट देख करके सामान नहीं खरीदती है, ब्रांड देखती है, उसमें प्योरिटी कितनी है, उस ब्रांड के अंदर ट्रस्ट कितना कर सकते हैं। आदमी कुछ भी खाता है तो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाता है, एक तरह से वो अंदर डालता है अपने शरीर के अंदर। तो ब्रांड इक्विटी इतनी हाई है आज रुचि सोया और पतंजलि की, तो उसमें दूसरा कोई बड़ापन में खड़ा ही नहीं होता है दूर दूर तक। तो इसलिए कंपटीशन का हमारे दिमाग में कोई इशू नहीं आता है, विचार ही नहीं आता है, क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ आगे हमें मंजिल तय करना। ओके, तो क्लियरली इंटरेस्टिंग बाबा रामदेव के साथ बातचीत, एक्सक्लूसिव बातचीत का हिस्सा आपने यहाँ पर देखा। लेकिन इस बीच बाजार में अब तक का एक्शन कैसा दिखा, ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से हैं, एक बार जान लेते हैं सौमित से। सौमित, बताएं।
तो पहले तो इक्विटास होल्डिंग और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक फोकस में है। दोनों ही स्टॉक में गेन्स देखने को मिल रहे हैं क्योंकि पहले तो जो मर्जर की बात है वो फाइनलाइज हो गई है। इक्विटास होल्डिंग में थोड़े बहुत ज़्यादा गेन्स दिख रहे हैं क्योंकि जो मर्जर रेशियो है वो इक्विटास होल्डिंग्स के फेवर में है, इसलिए आप देख सकते हैं 3% के गेन्स इक्विटास होल्डिंग में और करीब 2% के गेन्स स्मॉल फाइनेंस बैंक में। उसके अलावा ONGC और ऑयल इंडिया दोनों ही स्टॉक फोकस में अगर आप देखेंगे तो ब्रेंट क्रूड अपने लो से करीब 20% अब तक गेन कर चुका है। दोनों ही स्टॉक में करीब 3 से 4% के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा गोल्डमैन सैक्स ने ONGC को अपने कन्विक्शन लिस्ट में भी ऐड किया है। बंधन बैंक ये स्टॉक में थोड़ा नेगेटिव ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि आसाम का जो बजट था उसमें जो MFI रिलीफ स्कीम का जो एलोकेशन था उसमें उन्होंने एक कट किया है, उसी कारण हमें बंधन बैंक में करीब 4% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब अगर गोदरेज कंज्यूमर की हम बात करते हैं तो उसमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इसके दो कारण हैं। पहला तो जो पाम ऑयल के प्राइसेस है वो एलिवेटेड लेवल्स पे है और दूसरा HUL ने कल अपना एक कॉन्फ्रेंस कॉल किया था जहां पे उन्होंने कहा है कि जो फोर्थ क्वार्टर है उसमें एक लो वॉल्यूम ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस है और इन्फ्लेशन कॉस्ट के कारण मार्जिन्स पे भी प्रेशर बना रहेगा और इसी कारण पूरा FMCG पैक अगर आप देखेंगे तो उस पर पूरा प्रेशर बना रखा है। करीब 2% का डिक्लाइन निफ्टी FMCG इंडेक्स में देखने को मिला है। उसके अलावा कुछ स्टॉक्स जो प्रोमोटर एक्शंस पे फोकस पे रहेंगे। पहले तो शक्ति पंप्स जिसमें प्रोमोटर ने करीब 9000 शेयर्स खरीदे हैं। दूसरा CG कंज्यूमर्स जिसमें कुछ खास एम्प्लॉयज़ ने करीब 3 लाख शेयर्स बेचे हैं अपने कंपनीज में और नोवोको विस्तास जिसमें प्रोमोटर ने करीब 1 लाख शेयर्स खरीदे। अब हालांकि अब तक ज़्यादा मूव इस स्टॉक्स में देखने नहीं मिल रहा है, बट याद रखिएगा कल हमने सुदर्शन केमिकल्स और नवीन फ्लोरिन आपको पॉइंट आउट किया था और आज दोनों ही स्टॉक में अच्छी खासी मूव हमें देखने को मिली है क्योंकि नवीन फ्लोरिन में प्रोमोटर ने अपने स्टेक बेचे थे और सुदर्शन केमिकल में प्रोमोटर ने अपने स्टेक बढ़ाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सौमित आपको बताते हुए अलग अलग जो न्यूज़ फ्लो था उसके हिसाब से कैसे कैसे शेयर्स ने रिएक्शन किया। इसमें से कुछ एक शेयर्स तो हमने आपको बाजार खुलने से पहले नोटिस भी करवाए थे। खैर आगे बढ़ते हैं। अब 17,037 के आसपास आ चुका है। अगर आप बैंक निफ्टी को देख रहे हैं ना तो रिलायंस को, क्योंकि रिलायंस का पार्ट नहीं है उसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर, वो परसेंटेज में भी ज़्यादा टूट गया और 35,500 को इस समय टेस्ट कर रहा है। ये बैंक निफ्टी इस समय डेज लो पे है। खुश क्या और गिरावट आज में आएगी क्या? ये 35,500 पे आ चुका है, आज 1.25% से ज़्यादा की गिरावट है। जी देखिए, जैसे हम सुबह बात कर रहे थे ना, इसमें एक डेरिवेटिव्स का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग बन के आया था। वो ये था कि नॉर्मली हम 500 और 1000 के स्ट्राइक्स पे काफी अच्छा बेस देखते हैं, लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी का पुट बेस देखें तो उसमें 36,000 और फिर सीधे 35,000 का जो स्ट्राइक था ना उसमें सिग्निफिकेंट बेस था। मतलब 35,500 के आसपास के जो लेवल्स थे उसका बेस इतना सिग्निफिकेंट नहीं था। ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दर्शा रहा है। तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि बैंक निफ्टी और यहां से भी नीचे गिरे और 35,500 के लेवल्स को भी ना रिस्पेक्ट करें। वीड बी लुकिंग समवेयर क्लोज टू 35,200 मे बी 35,100, वो जो जोन्स हैं उन जोन्स में आते हुए में भी आज में भी टुमारो, लेकिन आज भी बैंक निफ्टी में नेगेटिविटी बरकरार रहेगी ऐसा लग रहा है। ऑलराइट, तो क्लियरली इंडेक्स पर ही नजर रहा। अब एक्सपर्ट का